अच्छा, so a student estimates the maximum speed of some different moving objects. Which maximum speed is not a reasonable estimate? ठीक है रोएफा, कन्वर्ट कर लिया तुमने. लेट्स सी if रोएफा is correct. सर ये कैसे फजूल क्वेश्चन होते हैं? फजूल तो नहीं है, अच्छे सवाल हैं ये. एस्टिमेशन आनी चाहिए. कभी कभी बंदे को जो है वो एस्टिमेट मारनी पड़ जाती है. ही कांट डू द एग्जैक्ट थिंग एट दैट पॉइंट. अच्छा भाई, कंटेनरशिप लिखी हुई 10 मीटर पर सेकेंड. एक कंटेनरशिप मेरे ख्याल से 10 मीटर पर सेकेंड पे चल सकती है. आई डोंट थिंक दैट्स टू बैड ऑफ अ थिंग. ठीक है, मतलब 10 मीटर कवर कर ले एक सेकेंड में, इतना तो तेज एक ओलंपिक एथलीट भी भाग लेता है, हमने देखा था ये. सो दिस सीम्स अबाउट करेक्ट. इससे ज्यादा तेज भी चल सकती होगी कंटेनरशिप डेफिनेटली. ओलंपिक स्प्रिंटर की लिखी हुई है 0.1 किलोमीटर पर सेकेंड. 0.1 किलोमीटर पर सेकेंड. किलोमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ता है. और सेकंड को क्या कहते हैं, बल्कि सेकंड को सेकंड में ही कहते हैं. तो ये क्या आ जाता है हमारे पास ये आ जाता है कि 100 मीटर पर सेकेंड आ रही है एक इंसान के बच्चे की जो भाग रहा है. ठीक है जी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ओलंपिक स्प्रिंटर 100 मीटर भाग ले एक सेकंड में. राइट, वी लर्न दैट द वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था, 9.8 समथिंग सेकंड्स है ना यूसेन बोल्ट का. उसने 100 मीटर कवर किए थे 9.8 सेकंड्स में, यानी 10 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड आती है. 100 मीटर पर सेकंड पे कभी भी नहीं भाग पाएगा आपका ओलंपिक एथलीट. सो बी ही जो है वो रॉन्ग है. रेसिंग कार 9000 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखी हुई है. 9000 सेंटीमीटर पर सेकंड. सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 90 मीटर पर सेकंड. विच लुक्स रीजनेबल. 90 मीटर पर सेकंड में चल सकती है रेसिंग कार, इसमें कोई मसले की बात नहीं है. गाड़ी की स्पीड, हम गाड़ियां चलाते हैं, हम सबको पता है भाई 90 मीटर पर सेकंड तो कुछ भी नहीं होता, चले जाते हैं आराम से. अच्छा, रेसिंग कार का ज्यादा मतलब एस्टिमेट बोले ना, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है ना. इट कैन बी ज्यादा भी कम भी, लेकिन उसकी रेंज में तो आ रहा है एटलीस्ट. ओलंपिक स्प्रिंटर कभी भी 100 मीटर पर सेकंड कभी नहीं भाग पाएगा. अगर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड लिखा होता तो हम मान लेता हूँ ओलंपिक स्प्रिंटर का, लेकिन हम रेसिंग कार का ये नहीं मान सकते. ठीक है. अच्छा, मैक्सिमम लिखा हुआ है. नहीं, मेरे ख्याल से रेसिंग कार की मैक्सिमम यही होती है 90 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, किलोमीटर पर आवर नहीं है ये. अगर तुम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे ना, सो इट्स गोइंग टू कन्वर्ट टू बी 90 डिवाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600. नहीं, एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया. 90 इंटू 3600 डिवाइड बाय 1000, तकरीबन 324 किलोमीटर पर आ रही है. ठीक है, नहीं 324 किलोमीटर पर आ रही है. दिस इज इक्विवेलेंट टू 300 किलोमीटर पर आवर. ये मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है. ठीक है, जा सकती है गाड़ी इतनी तेज. अच्छा, स्नेल 0.01 किलोमीटर पर आवर है. 0.01 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं. सो किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, किलोमीटर टू मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, और आर टू सेकेंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600 कर दें. राइट, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस. ये हो जाएगा 0.01 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600. क्या आ रहा है? ओके, हमारे पास ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2.78 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. आई थिंक दैट इज अ रीजनेबल एस्टिमेट. एक स्नेल कुछ मिलीमीटर ही चल सकता है पर सेकेंड में, कुछ मिलीमीटर ही चल पाएगा. सो दिस आल्सो सीम्स करेक्ट. ऑल ऑफ दीज सीम करेक्ट. B was the one which was wrong. Which quantity is an SI based quantity? D. Why not C? C और D में से अगर हमें चूज करना हो तो C क्यों नहीं हो सकता? C यूनिट है. ठीक है जी, दिस इज अ यूनिट, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा. ठीक है, ये सब गलत है. D ही आपका करेक्ट आंसर है. दैट इज अ क्वांटिटी. अच्छा, 2 is D. ठीक है. A student takes measurements to determine the constant acceleration of a model car moving from rest in a straight line. The measured values with their absolute uncertainties are shown. Displacement दिखाई दी है, time दिखाया हुआ आपको. The student uses the equation s equals to half at square to calculate the acceleration of the car. What is the acceleration and its absolute uncertainty? तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही आसान सवाल है. Acceleration will equals to 2 times the distance divided by time का square. Right? अच्छा, तो इस बात से क्या मतलब निकला कि भाई अगर हमें डेल्टा ए अपॉन ए चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? डेल्टा एस अपॉन एस प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी. राइट. अच्छा, एब्सोल्यूट आंसर निकालें तो एब्सोल्यूट ही निकाल लेते हैं. पहले हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो टू वर्क आउट द एक्सेलरेशन की वैल्यू इज 2 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर यानी 15 का
स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन की वैल्यू वर्किंग आउट टू बी 0.146 हमारे पास हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 0.146। Remember uncertainties में it will always speed up your calculations. You don't need to do the conversions. ठीक है, कन्वर्जन करे बगैर ही डाल लोगे तो कि जब भी फ्रैक्शन ले रहे हो परसेंटेज ले रहे हो ऊपर नीचे यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये कैलकुलेट करो और 0.146 ऊपर मल्टीप्लाई करो और मुझे इसकी वैल्यू बताओ ये क्या आएगी। So 0.1 divided by 16.5 plus 2 into 1 over 15 into 0.146. So if I am not wrong, मेरे पास जो मेरा डेल्टा ए आ रहा है वो 0.02035 आ रहा है। I am getting this back। ठीक है, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का हमेशा से रूल ये याद रखना कि इसको तुम वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखोगे और इसकी जो डेसिमल प्लेसेस होंगी वो इसकी लोएस्ट, इसकी जो डेसिमल प्लेस होगी उससे मैच करेगी। ठीक है, सो बेसिकली आंसर इज गोइंग टू बी 0.02 प्लस माइनस 0.15। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर आवर एक्सेलरेशन व्हिच इज डी। यप, दैट्स डी। सही है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी इसमें? सिंपल P2 का क्वेश्चन है एक। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी अगर आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाते तो अभी 1 मार्क मिल जाए इस पे। मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, अब क्या है ये क्वेश्चन। An aeroplane is moving at constant speed in a straight line at an angle of theta to the horizontal. Four forces act on the plane: the thrust force, the weight W, lift force L, and resistive force R. सही है, which two equations must be correct? Constant speed so equilibrium, very good. The first identifying factor by constant speed है, इसका मतलब equilibrium है। ठीक है, तो उसका मतलब है हमारी जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड होंगी हर जगह। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो हमें पता है कि W के दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक ये निकलता है और एक ये निकलता है। ये वाला W sin थीटा हो जाएगा और वो वाला W cos थीटा हो जाएगा। थिंक ऑफ इट लाइक एन इंक्लाइंड प्लेन वाली एग्जांपल। ये इंक्लाइंड प्लेन और एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल ही आपको दिया है। सो L विल इक्वल्स टू W cos थीटा, यानी A और C करेक्ट है। और फिर फाइनली ये निकालने के लिए तो T क्या होगा, T शैल बी इक्वल्स टू R प्लस W sin थीटा। सो इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए। सही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? ये क्या बकवास सवाल है, इतने आसान डी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको तो मैं पूछ भी रहा, फ्री के नंबर बांटे में बच्चों को, आई डोंट लाइक इट। An astronaut on the moon where there is no air resistance throws a ball. The ball's initial velocity has a vertical component of 8 meter per second and a horizontal component of 4 meter per second as shown. ठीक है, the acceleration of free fall on the moon is 1.62 meter per second square. What is the speed of the ball 9 seconds after being thrown? Repeated question है हमारी काइनेमैटिक्स की, पीडीएफ में भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो भाई 9 seconds बोल रहे हैं। Let's say that maybe after 9 seconds the ball is somewhere over here. ठीक है, the ball is somewhere over here। हम सबको पता है horizontal velocity वही रहती है projectile motion में, तो 4 meter per second तो वही है। बाकी 8 meter per second obviously that must have changed। एक acceleration है मून की which is 1.62 meter per second square downwards। उसके लिए हमें काइनेमैटिक्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यार अभी वो जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड्स ही है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाटएवर दैट इज। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमें टाइम दिया हुआ है, हमें एक्सेलरेशन दी हुई है। आई नो द इनिशियल वेलोसिटी, आई गेस लेट्स यूज vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, यानी v इक्वल्स टू u प्लस at इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो vy क्या आ रहा है पता नहीं, अपवर्ड इज पॉजिटिव बोल लेते हैं। uy क्या है, uy इज 8, दैट इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन 1.62 डाउनवर्ड्स होगी लाजिमन। ठीक है, इट्स अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अ प्लैनेट या मून व्हाटएवर। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड्स हो गई, यानी इसके साथ हम माइनस लगा देंगे और टाइम हमको निकाल, तो सॉरी टाइम हमको निकालनी, टाइम हमें दिया है सो 90। सो व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी वर्किंग आउट टू बी 22.58 नहीं आ सकती, 8 माइनस 9 इंटू 1.62, ऐसा नहीं हो सकता, माइनस 6.58 आ रही है। ठीक है, माइनस 6.58 मीटर पर सेकेंड, यानी हमने जो अंदाजा किया था कि भाई डाउनवर्ड्स होनी चाहिए वो कंफर्म हो गया कि भाई वो डाउनवर्ड्स ही आ रही है एंड इट्स 6.58। ठीक है, ये ख्वारी क्यों करी? बिकॉज उन्होंने स्पीड बोली भी थी। स्पीड के लिए याद रखना हमेशा रिजल्टेंट निकाला जाता है, और रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? 4 स्क्वायर प्लस 6.58 स्क्वायर होल अंडर रूट, दैट इज गोइंग टू बी योर
resultant speed. Yes, Pythagoras. So what is the value? 7.7 meter per second, which is option B. परफेक्ट हो गया, ठीक है। वंस अगेन आई डोंट थिंक कोई मुश्किल सवाल था ये। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? Two blocks of mass 0.20 kg and 0.50 kg are connected by a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. अच्छा, लाइट का क्या मतलब है? लाइट स्ट्रिंग, जब मैं बोलूंगा आपको लाइट स्ट्रिंग, तो उसका क्या मतलब होगा? नेग्लिजिबल मास, और उसका हम वेट नहीं लेंगे, ठीक है। नेग्लिजिबल मास एंड हैविंग एब्सोल्युटली नो वेट। तो हमें जब हम वेट कंसीडर कर रहे होंगे तो हम स्ट्रिंग का वेट कंसीडर नहीं करेंगे। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है? Won't extend, and what does that mean? आप इसमें हुक्स लॉ लगा के एक्सटेंशन के थ्रू टेंशन वगैरह नहीं ढूंढ सकते। टेंशन इसमें होगी, टेंशन विल बी देयर, बट इट इज नॉट बीन एबल, इट विल नेवर बी एबल टू बी फाउंड थ्रू द एक्सटेंशन, ठीक है। वो सारी इसमें कहानी नहीं है, सही है। सो इट इज अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अच्छा, the blocks are initially held stationary. The block of mass 0.20 kg rests on a rough horizontal surface. The block of mass 0.50 kg is suspended in air. Air resistance is negligible. ठीक है, पहले दोनों को स्टेशनरी पकड़ा हुआ था, हिलने नहीं दिया, फिर एकदम से 0.50 kg वाले ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया हवा में, ठीक है, यानी मतलब उसकी जो भी सपोर्ट लगाई हुई थी हटा दी। When the blocks are released, they have an acceleration of magnitude 2 meter per second square. What is the magnitude of the frictional force between the block of mass 0.2 kg and the rough surface? ठीक है, so how are we going to do that? F equals to ma से करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, आई एम फेयरली श्योर मैकेनिक्स में इसकी कोई और अप्रोच होती है या पढ़ाया जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, इन सम अदर वेज इन मैकेनिक्स, ठीक है। बहरहाल मैं मैकेनिक्स वाला तरीका नहीं सिखा रहा, बिकॉज वो मुझे खुद भी नहीं आता मैकेनिक्स में कौन सा तरीका सिखाया हुआ आपको। सो वी ऑल नो कि भाई इस ऑब्जेक्ट का जो है वो वेट होगा, इट विल हैव द वेट, ठीक है। अच्छा, उस वेट को काउंटरैक्ट करने वाली जो चीज है वो टेंशन है। there is a tension over here, and we all know tension is always marked toward, मतलब टेंशन हमेशा अपोज करती है एक्सटेंशन को, और दो जगह से लगती है ताकि ऑब्जेक्ट को उसकी शेप में रखे। सो देयर मस्ट बी एन इक्विवेलेंट टेंशन ओवर हियर एज वेल, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इस ब्लॉक के ऊपर इसकी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो इसको रोकने की कोशिश कर रही होगी, भाई तुम नीचे नहीं गिरो, तुम यहीं पे रहो, तुम नीचे नहीं गिरो, उसको रोकने की कोशिश करेगी, बट डेफिनेटली दिस फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट टू ह्यूज फॉर दैट, ठीक है। मैं इस ब्लॉक की नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वेट वगैरह मार्क नहीं कर रहा, बिकॉज जब मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, सो आई डोंट नीड टू मार्क द वेट और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज वो परपेंडिकुलर फोर्सेज है। और जब मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स मार्क नहीं करूंगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टली का मुझे कोई काम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो वेट है वो यहाँ पे टेंशन बनेगा, ये टेंशन बेसिकली उस ब्लॉक को जो है वो खींच रही है, सही है। सो बेसिकली दिस ब्लॉक हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो क्यों कॉज हो रही है? दैट इज बीइंग कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ नेट फोर्स, एंड दैट नेट फोर्स इफ वी से राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, दैट इक्वल्स टू टेंशन माइनस द फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, टेंशन हम कैसे दे सकते हैं? दैट टेंशन इज इक्वल्स टू द वेट, यानी दैट इज इक्वल्स टू द mg ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि वही टेंशन है जो यहां से अप्लाई हो रही है। एंड नेट फोर्स को भी हम खोल सकते हैं विद मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास, अच्छा मास क्या है इसका? 0.20 इसका, सो 0.20 इनटू द एक्सीलरेशन टेंशन। अच्छा, मास क्या है इसका? इसका 0.50 है इसका, ठीक है, इसका ले रहे हैं हम वेट, उसका नहीं ले रहे। 0.50 ये 9.81, और अच्छा फ्रिक्शन हमको ढूंढनी थी, एक्सेलरेशन हमको दी। सो लेट्स रिमूव दिस फ्रॉम ओवर हियर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आउट। सो इट शैल बी 0.50 and then 9.81 minus 0.20 into what is the answer coming out to be? और कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो लेट मी नो। सही है, ठीक 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 है। अच्छा अच्छा, दिस वाज व्हाट आई वाज डूइंग नाउ, सही है। अच्छा, इधर जो है वो नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, इधर मैंने एक मिस्टेक करी है, इधर ये नहीं होना चाहिए था। द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, सर वैसे एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक की वजह से कॉज नहीं हो रही, हो उसी की वजह से रही है, वही है जो गिर रहा है असल में, ठीक है।
वो गिरता है, वो ये खुद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, ठीक है। एज रिजल्ट ये चीज भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर आगे की तरफ खिंच रही है। सो बोथ हैव द सेम एक्सेलरेशन, दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थिंग दोनों पे सेम एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, मुझे वैसे भी इन चीजों में होती है, मैंने दीज आर समटाइम्स क्वेश्चन दैट आई डोंट गेट, मैकेनिक्स वालों को ज्यादा अच्छा आता है, आई एम नॉट अ मैकेनिक्स वन, क्योंकि कंबाइंड सिस्टम, नहीं 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 नहीं, इसका इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि व्हाट इज बीइंग डन इज दिस इज 0.70 into 2, द टेंशन इज 0.50 into 9.81 एंड द फ्रिक्शन is what you're trying to calculate out. तुम इधर से करोगे कैलकुलेशन, तुम्हारे पास 3.5 न्यूटन आ जाएगा, which is the actual answer. लेकिन the प्रॉब्लम जो है इधर वो ये है कि why can't I take the 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन on the block that is 0.20 की, मतलब मैं उस पे सिर्फ उस पे कैलकुलेशन करके मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स क्यों नहीं आ रही? बिकॉज एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी जब वो गिर रहा है और दोनों अटैच्ड हैं, सो बोथ ऑफ देम शुड हैव द सेम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे 0.70 क्यों ले रहे हो फॉर द नेट फोर्स? मतलब मैं कंबाइंड सिस्टम की नेट फोर्स निकालता हूं एंड समहाउ वो ये एक्सप्रेशन आ रही है व्हिच डज नॉट सीम करेक्ट। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि या तो मेरी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है मुझको, क्योंकि मुझे होता है आई हैव दीज लिटिल बिट इश्यूज इन दिस मैकेनिक्स वाले, ऐसे वाले सवाल ना I sometimes screw them up, नहीं हो पाते। ये पता नहीं मेरी गलत है अंडरस्टैंडिंग, I need to rectify this, but the solution is this। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम एट अ लेटर टाइम देख लेंगे, बट मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि मेरा क्या है इधर फंडामेंटल फ्लो है जो मैं बार बार करता हूँ, ठीक है। सो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन लेटर ऑन विद यू गाइस। 7 का वाला जो इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है, यू हैव टू टेक द नेट फोर्स ऑन द होल थिंग, नॉट ऑन द इंडिविजुअल थिंग। अब मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करना है, बट वो हम देख लेंगे फिर क्या है क्या नहीं मसला, ठीक है, मैं इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, a resultant force causes an object to accelerate, what is equal to the resultant force? सी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट मास। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन डिवाइड कर दूं पर यूनिट मास, ये फोर्स नहीं हो सकती, राइट, बिकॉज वी ऑल नो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन को मास से डिवाइड कर दो, फोर्स नहीं आएगी, ठीक है, तो ए में कंफ्यूज नहीं होना। देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड बाय टाइम करोगे, पावर आएगी, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये पावर है, ये एक्सेलरेशन है, और जो ऊपर यहां पे लिखा हुआ है ये पता नहीं क्या है, ठीक है, ये है फोर्स। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ स्टेशनरी हेलीकॉप्टर एंड रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, what happens to the acceleration of the object between leaving the helicopter and reaching terminal velocity? तो एक ऑब्जेक्ट है जो हेलीकॉप्टर से गिरता है और टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर लेता है, एक्सेलरेशन को क्या होगा ऑब्जेक्ट की बिटवीन लीविंग द हेलीकॉप्टर एंड रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी? It decreases to 0, starts off at 9.81 and then decreases to 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिशनल ये भी लिख लेते हैं कि starts at 9.81, ठीक है, उससे फिर डिक्रीज करेगा टू 0, ठीक है। रिमेंबर दिस, 9.81 से कभी ऊपर नहीं जाएगी अगर हम अर्थ पे हैं, ठीक है। अच्छा, then what do we have over here? Two balls of masses m and 2m traveling in a vacuum with initial velocities 2v and v respectively collide with each other head on as shown। तो m2v और 2m velocity v से जाते हैं। After the collision, the ball of mass m rebounds to the left with velocity v। अच्छा, तो आफ्टर द कोलिजन ये वाली जो बॉल है ये लेफ्ट की तरफ से जाता है विद वेलोसिटी v, ठीक है। व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन? अच्छा, हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ऑब्वियसली वो निकालने के लिए आई नीड टू नो व्हाट इज इट्स दिस थिंग्स वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, इसकी क्या है? हाउ डू यू थिंक आई कैन वर्क दैट आउट? आई हैव टू रिलेटिव स्पीड से करेंगे, पक्की बात है। इधर क्वेश्चन में कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है कि इलास्टिक कोलिजन थी, ठीक है। टू बॉल्स मासेस m and 2m ट्रैवलिंग इन द स्पीड ब्ला 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 आफ्टर कोलिजन द बॉल, दिस इज नॉट अ इलास्टिक कोलिजन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे मोमेंटम की कंजर्वेशन लगा के पहले ये v2 ढूंढना पड़ेगा कि ये v2 क्या है। वो जब मैं v2 फाइंड कर लूंगा फिर मैं काइनेटिक एनर्जी चेंज निकाल लूंगा कि वो क्या है, ठीक है।
रिमेंबर जब भी आपके पास यहाँ पे मेंशन ना हो कि इलास्टिक कोलिजन है या नहीं, सो यू कैन नेवर यूज इलास्टिक कोलिजन वाले फॉर्मूला पे होगा, ठीक है। लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में कभी भी, अगर उनको बताना होगा इलास्टिक कोलिजन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। रिमेंबर विद ऑल मोमेंटम क्वेश्चंस द कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो m into 2v, this mass is moving with velocity 2v, so rightwards है, so हम इसको लिख लेते हैं m into 2v plus this 2m is towards is v which is leftwards यानी opposite to our convention, so 2m into minus v equals to momentum final। फाइनल मोमेंटम में से हमें ये पता है कि ये वाला मास जो है वो वेलोसिटी v से जाना शुरू किया था टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो दैट इज गोइंग टू बी m एंड माइनस v, और इस ऑब्जेक्ट का हम निकालना है, सो 2m और इसका v2 डाल लेते हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 2mv माइनस 2mv इक्वल्स टू माइनस mv प्लस 2mv2, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो कर देंगे, वो इधर जाएगा तो ये mv will equals to 2mv2 and then we find out okay m and m cancel, v2 हमारे पास आ जाता है कि it is the velocity divided by 2, ठीक है। अच्छा v2 जो है वो आ गया हमारे पास कि वो v डिवाइड बाय 2 है, सो आई कैन गिव दिस इज एज v डिवाइड बाय 2। अच्छा दूसरी बात ये है, कंफर्म भी हो गया, मैंने एरो अपनी मर्जी से डाला था लेकिन हमारा आंसर पॉजिटिव में आया, सो दैट मींस दैट इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन राइटवर्ड्स v over 2 वरना नेगेटिव में आता, ठीक है। बहरहाल अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती, हम ना सोचते भी नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। आगे काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन, सो टू वर्क आउट द काइनेटिक एनर्जी का लॉस वी विल हैव टू वर्क आउट द डेल्टा के ई। डेल्टा के ई कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल कैसे निकलेगी, हाफ इंटू एम और इसकी वेलोसिटी, अच्छा फाइनल निकलेगी, सो हाफ एम और इसकी फाइनल वेलोसिटी v थी, सो v स्क्वायर प्लस इसकी हाफ 2m और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v over 2 थी, सो v over 2 होल स्क्वायर। ये फाइनल वाला हिस्सा है, दिस इज ऑल द फाइनल वाला हिस्सा। सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसमें से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को, सो हाफ m इसका और इसकी वेलोसिटी क्या थी, 2v थी, सो 2v होल स्क्वायर्ड प्लस ये क्या है, हाफ 2m एंड इसकी वेलोसिटी इनिशियली जो थी वो v स्क्वायर्ड, राइट। लेट्स डू दिस कैलकुलेशन नाउ। अच्छा let's shift this a little bit upwards and do this calculation, so ये आ जाएगा हाफ m v square, ठीक है। ये हाफ और 2 कैंसिल, ये बन जाएगा प्लस 1/4 m v square बिकॉज 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, माइनस अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 कैंसिल, 2 रह जाएगा ऊपर, यानी ये 2m v square हो गया, प्लस वंस अगेन दिस 2 एंड दिस कैंसिल आउट, so this will be left as mv square, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लेते हैं, हाफ प्लस 1/4 क्या होता है, that is 3/4, so 3/4 mv square minus 2mv plus 1mv equals to 3mv square, so 3/4 minus 3, that works out to be a minus 9/4 mv square, which is indeed confirming ये जो माइनस साइन है, ठीक है, एनर्जी माइनस नहीं है, ये बोल रहा है भाई तुम्हारा लॉस माइनस में आया है, यानी तुम्हारा चेंज माइनस में आया, यानी वो इंडीड लॉस ही था, ठीक है। सो 9/4 mv squared is the answer, this was the energy lost in the collision, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन्स? अच्छा, a force F is applied at an angle of 45 degree to a door handle at a distance d from the pivot as shown, ठीक है, सही ऑरेंज। A force F is applied at an angle of 45 degree to a door handle at a distance d from the pivot as shown. What is the moment of the force about the pivot? तो भाई what is the moment of the force about the pivot? वो निकालने के लिए we will have to work out this component, कि ये component क्या है, this will work out to be, ये क्या आएगा, साइन आएगा, ये साइन होगा, कॉस होगा, ठीक है, इट शैल बी कॉस, सो f cos 45 हो गया ये, एंड देन यू हैव टू डू f cos 45 इनटू d। cos 45 की वैल्यू बेसिकली हमको निकालनी है, cos 45 क्या होता है, रेडियन में नहीं करना, एंगल यूनिट और डिग्रीज में, दैट इज √2/2, ठीक है। सो इट इज f इंटू √2/2। अच्छा आपके कैलकुलेटर में आता है √2/2, ठीक है, आपने जब cos 45 कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा √2/2 और आपने इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर, ठीक है। दिस इज योर मोमेंट।
बट ओवर हियर यू सी नन ऑफ द ऑप्शंस मैच, ठीक है, नन ऑफ द ऑप्शंस मैच ओवर हियर, ठीक है। किसी के कैलकुलेटर में सर से तो आंसर ही नहीं, नहीं ना, सुनो तो सही, बता रहा हूं ना, कन्वर्जन बता रहा हूं, अगर यहाँ पे फंस जाओ या कुछ ऐसी बात हो जाए, ठीक है, जो आपने याद किया होगा cos 45 क्या होता है, वो 1/√2 होता है। दिस थिंग इज 1/√2, ये 1/√2 ही होता है। आपका कैलकुलेटर आपको सर्ड फॉर्म में करके देता है, ये एक थोड़ी सी नोटेशन होती है विच वी ट्राई टू फॉलो। हम अंडर रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहते, राइट, बट it is easy to convert from this form into where the under root actually is। कैसे होगा आपको पता है, √2 का मतलब 2 की पावर 1/2 और डिवाइड बाय 2 का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -1, ये वर्कआउट कर जाएगा एज 2 की पावर -1/2 विच इज 1/√2, ठीक है। सो घबराना नहीं, कैलकुलेटर में अगर फॉर एग्जांपल 1/√2 आंसर नहीं आ रहा है, सो इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन फ्रॉम देयर ऑन फॉरवर्ड्स कि भाई आपने कैसे जो है उसको उस फॉर्म में लेके जाना है जो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। जनरली जिन्होंने मैथ्स ली होगी उनको ये पता होंगे, उन्होंने आइडेंटिटीज उनको याद रखने का बोला जाता है। पर्सनली मैंने अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं रखी वो आइडेंटिटीज वगैरह, ठीक है। तो मेरे में तो डीपीएस में आ रहा है डेसिमल प्लेसेस में, तुमने अपने कैलकुलेटर की जो है वो खराब कर ली है सेटिंग, उसको रीसेट कर दो, उसको रीसेट कर दोगी तो वो फिर तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा एंड विल गिव यू आंसर्स प्रॉपर्ली, ठीक है। कैलकुलेटर में सेटिंग ये भी होती है कि भाई ये नहीं करो, मतलब 2/√2 डिवाइड बाय 2 नहीं करो, √2 डिवाइड बाय 2 नहीं करो, कैलकुलेटर में ये सेटिंग भी होती है, वो अगर किसी को ढूंढनी कर सकता है, लेकिन नॉट दैट बैड, इसमें आपको पता होना चाहिए, जो मैच करते होंगे उनको वैसे भी पता होगा कि √2/2 इज 1/√2, थोड़ा बहुत आपने कर लिया। कैसे की फिर सर, वो उसकी टेक्निक्स होती हैं, अभी भी डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है, अच्छा, देयर इज अ सेटिंग, यही है ना, व्हाइट वाला ही है ना तुम्हारे पास, तुमने कुछ नहीं किया, नहीं नहीं कुछ तुम नहीं किया है, सेटिंग वेटिंग बदली है तुमने इसकी। A couple consists of two forces each of magnitude f that act in opposite directions in the same plane. The perpendicular distance between the two forces is d. What is the torque of the couple? Pretty easy, pretty standard question, f into d, हम सबको पता है, one of the forces in the couple multiplied by the distance between the couple, perpendicular distance between couple. The diagram shows an experiment to determine the force exerted on a ball by a horizontal airflow. एयरफ्लो आ रही है यहां से, बॉल जो है वो 30 डिग्री पे टिल्ट हो गई है। This ball is suspended by a light string and weighs 0.15 newtons, यानी बॉल का अपना वेट है which is 0.15 newtons. The deflection of the string from the vertical is 30 degrees. The ball is in equilibrium. What is the force on the ball from the airflow? ठीक है, what is the force on the ball from the airflow? अच्छा, अब इक्विलिब्रियम में है डेफिनेटली, राइट, एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है इस पे, और कौन सी फोर्सेस होंगी इस पे, विच अदर फोर्सेस आर गोइंग टू एग्जिस्ट ऑन इट, रिजॉल्व कर लें, क्या वेट को रिजॉल्व कर दूं, टेंशन होगी, ठीक है। सो वी शैल हैव अ टेंशन एंड द टेंशन इज बेसिकली द थिंग दैट वी विल रिजॉल्व। ये आ रही होगी t sin 30 और ये आ रही होगी हमारे पास t cos 30। अब अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम है तो what does that mean? That means that t cos 30 shall equals to 0.15 and t sin 30 shall equals to the airflow। इस airflow की force को हम बोल लेते हैं F, so that must be equal to F, ठीक है। By using equation number 1 we can work out the value of t and then we can substitute in the below वाली equation to work out the value of, so ये हो जाएगा 0.15 divided by cos 30, you shall get your answer as 0.17 and then 0.17 का sin 30 अगर ले लोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारी फोर्स आ जाएगी, which is option B according to फिजा। सही है, so this is the question। Two solid cylindrical objects x and y are held fully submerged in a fluid as shown, ठीक है। The objects have the same volume. The density of the material of y is twice the density of the material of x. Both objects are stationary, ठीक है। Which statement is correct? अच्छा, तो stationary क्यों है ये? Why are both of them stationary? The valid explanation to that is कि भाई दोनों objects का अपना weight है, ठीक है। Both of them are having their weight
एंड द अपोजिंग फोर्स दैट इज कीपिंग देम अप इज देयर अपथ्रस्ट, उनके ऊपर उनकी अपथ्रस्ट एक्ट कर रही है जो इन दोनों को ऊपर की तरफ धकेल रही है और दोनों का इसलिए स्टेशनरी रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा पहले ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। The force due to the liquid acting on the top surface of X is greater than that acting on the top surface of Y. That seems to be wrong because this is at a smaller depth and that is at a larger depth, right? Definitely जो ज्यादा larger depth पे होगा उसकी pressure भी ज्यादा होगी और जब pressure ज्यादा होगी तो force भी ज्यादा होगी, right? So यहाँ पे लाजिमन जो है वो force जो लग रही है वो ज्यादा लग रही है, then this the force over here has to be more than the force over here, so that is going to be wrong. They are both at different depths. ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाली फोर्स को कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा बड़ी होगी वो छोटी होगी, so that is wrong. फिर क्या है, the pressure difference, एरिया भी तो ज्यादा है सर, एरिया ज्यादा है नहीं, उसको you don't look at it like that. देखो इसको ऐसे नहीं सोचना, तो देखो देखो बेसिकली जो बात है इधर कि जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड जो है वो सेम डेप्थ पे, यानी इस डेप्थ पे अगर तुम कुछ और चीज भी रख देते वो हर जगह सेम ही फोर्स अप्लाई करता, ठीक है, वो अब वो चाहे जैसा भी शेप हो, ठीक है, जैसी भी उसके शेप की शक्ल हो वो उस पे वही सेम फोर्स अप्लाई करता। सो लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी थी कि जो भी एक लेवल प्रेशर आ रहा है ना वो उस प्रेशर को मेंटेन करके वो इक्वली हर जगह ला, ठीक है। अब वो बात तुम्हारी सही है कि उसका एरिया ज्यादा है, ठीक है, जो तुम्हारे पास इसका एरिया आ रहा है दिस वाले ऑब्जेक्ट का वो डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन वो इंटर्न इफेक्ट क्या कर रहा है, वो इफेक्ट ये कर रहा है कि बेसिकली दैट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ओवर अ लार्जर एरिया, ठीक है, यानी उसके अलावा इसको कोई और अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा जब हम लिक्विड की बात कर, ठीक है। फोर्स लिक्विड हर जगह से लगा रहा है बिकॉज लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो सारे इस फेस के ऊपर है, ठीक है, और हम सबको पता है प्रेशर ऑफ अ लिक्विड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड अबव दैट लेवल। तो बेसिकली वो जो है वो वहां पे फोर्स लगाया जा रहा है, जो भी इसके उस लेवल के ऊपर है वो सारा का सारा इस पे फोर्स लगा रहा है, जो भी अपने प्रेशर के तहत उसकी जो भी फोर्स बनती है। सो डेप्थ की वजह से जो डेप्थ का डिफरेंस है, समझ गए, हाँ, तो बेसिकली हमें यहाँ पे डेप्थ को देखना है कि भाई डेप्थ क्योंकि दूसरे वाले की ज्यादा है तो उसकी फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, द प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लिक्विड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ एक्स इज सेम एज दैट फॉर वाई। अच्छा, अब क्या प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लिक्विड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस ऑफ एक्स इज द सेम एज दैट फॉर वाई? इसमें थोड़ा सा हमने ये सोचना है कि हमें एक बात ये बताई हुई है, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ y इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फॉर x, ठीक है। आई थिंक विदाउट प्रूफ आई होप यू ऑल अग्री कि इसका जो वेट होगा वो 2w होगा, राइट, इसका जो वेट होगा वो 2w होगा, इट विल हैव अ वेट ऑफ 2w एंड दैट विल ओनली हैव अ वेट ऑफ w बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है, राइट। अच्छा, अब या चलो अगर हम इस तरह से बात नहीं भी करते हैं, आई थिंक इस तरह से नहीं भी करते बात तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन खैर दैट वाज इंपॉर्टेंट थिंग टू पॉइंट आउट। अच्छा, जब हम प्रेशर डिफरेंस लेंगे ना, व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द प्रेशर डिफरेंस, वो लिया जाता है जो भी इस लेवल के बीच में जो भी आपका डेल्टा एच आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी दैट द डेल्टा एच इज दिस मच एंड यू कैन सी दैट ओवर हियर दिस डेल्टा एच इज कंसिडरेबली बिगर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों के डेल्टा एच डिफरेंट आ रहे हैं तो लाजिमन दोनों के डिफरेंस इन प्रेशर्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। दिस डज नॉट नलिफाई द फैक्ट, ये इस ऑप्शन को रॉन्ग नहीं करता, क्योंकि याद रखना अगर हम अपथ्रस्ट का प्रेशर वाला फॉर्मूला देखें तो इट इज प्रेशर एट द बॉटम माइनस द प्रेशर एट द टॉप इनटू द एरिया, ठीक है। सो द एक्चुअल थिंग दैट, जो वो बात है कि एरिया, और मतलब अगर किसी का प्रेशर डिफरेंस कम आ रहा है तो उसका एरिया मल्टीप्लाई होने के बाद इवेंचुअली अपथ्रस्ट उतना ही आ रहा है जो आपको रिक्वायर्ड है, और इसका अगर एरिया कम था तो उसका प्रेशर डिफरेंस ज्यादा था तभी वो स्टेशनरी है, राइट। सो द प्रेशर डिफरेंस कैन नॉट बी सेम बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डेल्टा एच, जो उनकी लेवल्स है उन दोनों की डेल्टा एच डिफरेंट आ रही है, बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डेल्टा एच, ठीक है। The upthrust acting on X is the same as the upthrust acting on Y
इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है, वो क्या होता है, वो होता है रो एफ ए एच जी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि P1 में एग्जामिनर इस बात से आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, रिसेंट ट्रेंड यही है, वो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को साथ लेके आएगा। लेकिन अपथ्रस्ट में प्लीज याद रखना कि ये जो रो है ये फ्लूइड का है, दिस इज नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फ्लूइड पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और डिपेंड क्या करता है, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द फ्लूइड एंड एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मसला क्या है, मैं एरिया और हाइट दोनों की बराबर तो नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी यूज दैट फॉर्मूला रो एफ, जो रो जी वी वाला फॉर्मूला है, रो वी जी। वी नो दैट बोथ ऑफ देयर वॉल्यूम्स आर सेम। नाउ सिंस दे हैव द सेम वॉल्यूम्स, सिंस दिस इज द सेम, द अपथ्रस्ट मस्ट बी द सेम एज वेल, क्योंकि रॉ ऑफ फ्लूइड और जी और वॉल्यूम सब कुछ जब बराबर होगा तो आपकी अपथ्रस्ट बराबर है। सो बोथ ऑफ देम हैव इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑफ अपथ्रस्ट ऑन देम। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। The weight of x is the same as the weight of y, that is not true। एक का 2w है, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का w होगा, दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट है, राइट, सो दैट इज नॉट। सही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? बी दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। देखो, जब तुम प्रेशर डिफरेंस निकालते हो तो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकलता है, अगर तुम्हें डेल्टा पी चाहिए है, इफ यू वांट टू वर्क आउट डेल्टा पी, दैट इज वर्कड आउट थ्रू रॉ जी डेल्टा एच। तो ये देखने के लिए कि तुम्हारा डेल्टा पी जो है वो बराबर है या नहीं, all you have to do, Ruvefa, you have to see what is the delta H. You can see delta H इसका इससे काफी छोटा आ रहा है, right? This delta H is considerably smaller than that delta H. So लाजिमन दोनों का delta P different होगा। Both have different delta P's। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनका delta P different है तो दोनों पे सेम अपथ्रस्ट एक्ट नहीं कर सकती। बेसिकली उनका डेल्टा P तो डिफरेंट है, लेकिन उनका एरिया भी तो डिफरेंट है, तो वो अकाउंट फॉर कर रहा है, सेम अपथ्रस्ट को एक्ट करवा रहा है इन बोथ केसेस। हाइट अबव वाली नहीं होगी। मिसाल जब तुम डेल्टा पी ले रहे हो, व्हेन यू टेकिंग द प्रेशर बिटवीन टू लेवल्स, तब तुम डेल्टा एच लेते हो। ठीक है, मैं अभी प्रेशर नहीं निकाल रहा, आई एम नॉट वर्किंग आउट रॉ जी एच, आई एम वर्किंग आउट डेल्टा पी। इन दोनों में बड़ा फर्क है, रॉ जी एच और डेल्टा पी में बड़ा फर्क है। डेल्टा पी में तुम दो लेवल्स के बीच में निकाल सकते हो प्रेशर का डिफरेंस क्या है, और तुम उसके अंदर तुम क्या लेते हो, तुम डेल्टा एच लेते हो, तुम्हारी जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। और जब तुम सिर्फ प्रेशर की बात कर रहे हो, तब जो तुम हाइट डाल रहे हो वो ऊपर से ली जाएगी। तो देखो, जब मैं ऑप्शन ए को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ऊपर से हाइट को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं प्रेशर की बात कर रहा था। यहां पे हमारा प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे हमारा प्रेशर कम होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं डेल्टा पी की बात करूंगा तो मैं डेल्टा पी के लिए दो लेवल्स के बीच में डेल्टा एच लूंगा। सही है, अच्छा सर, वैसे 2w y का नहीं होना चाहिए। 2w द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल y इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ x। यार 2 रो अगर है और ये मास है डिवाइड बाय वो, और ये अगर रो है और वो मास है, तो 2 रो v इक्वल टू मास, नहीं ना। ये देखो, अगर मैं इसको y को बोल दूं, अच्छा y उसका है, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैंने y और x उल्टे देखे। सही है, तो वो तो कोई मसला नहीं है, तो चेंज हो जाएगा। ये x है, वो y है, तो ये 2w है। सही है, ऐसा है कुछ इसमें हिसाब किताब। सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है वैसे इसमें, हाउ कैन दे बी स्टेशनरी, दे डोंट हैव टू बी स्टेशनरी, there must be stationary through some other thing, they cannot be stationary through upthrust। if the upthrust is same, एक का वेट ज्यादा तो स्टेशनरी नहीं है। थोड़ी सी मिसलीडिंग है इसमें, लेकिन चलो खैर। आई होप मैंने बाकी सबको रिफ्यूट करने के प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स दिए कि हम कैसे रिफ्यूट कर रहे हैं बाकी सारे। ठीक है, बट आई डू थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज अ लिटिल बिट डिविएटिंग फ्रॉम द एक्चुअल थिंग। स्टेशनरी नहीं हो सकता अगर दोनों की अपथ्रस्ट सेम है, क्योंकि एक की वेट ज्यादा है। खैर बहरहाल, an electric car travels at a constant speed of 70 kilometers per hour for 80 kilometers on a straight horizontal road and uses energy E from its battery. The total resistive force acting on the car is proportional to speed square. Assume the electric motor is 100% efficient. How much energy is used from the battery when the car is traveling at a constant speed of 60 kilometers per hour for 80 kilometers on the straight horizontal road? अच्छा भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया है, दोबारा से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर फॉर 80 किलोमीटर फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, तो एक गाड़ी है जो 70 किलोमीटर पर आवर पे चल के 80 किलोमीटर कवर कर सकती है अपनी बैटरी की एनर्जी से।
ठीक है। अच्छा, फिर बोलते हैं द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। assume that the electric motor is 100% efficient, मतलब ये assume हम नहीं करेंगे, मतलब फ्रिक्शन ही है सारी एनर्जी लॉसेस कॉज करवाने वाली, मोटर कंप्लीटली सारी एनर्जी दे रही है, ठीक है, मतलब बैटरी से जो मोटर में कन्वर्ट हो रही है वो बिल्कुल 100% एफिशिएंट है। हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम द बैटरी व्हेन द कार ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 80 किलोमीटर ऑन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। सही है। अच्छा, आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन एट ऑल। इट इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। सो पहले तो ये केस बनाते हैं कि एक गाड़ी थी, ठीक है, देयर वाज वन कार and it is a car that is moving at 70 kilometers per hour and moves for roughly 80 kilometers. It roughly moves for 80 kilometers. कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, एक तो इस गाड़ी की अपनी ऑन थ्रस्ट फोर्स होगी जो इसको आगे लेके जा रही है, और ऑब्वियसली डेफिनेटली पीछे की तरफ एक इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगी या ड्रैग फोर्स होगी, व्हाटएवर जो भी वो बोल रहे हैं, जो स्पीड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और हमें इस बात से पता है कि सिंस इट इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी दैट द थ्रस्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, हमारी थ्रस्ट फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी। अच्छा, now we need to make sense of this case and need to understand how much energy is there in the battery. So बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो हमें निकालनी है। सही है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मिशाल, कांस्टेंट स्पीड इक्विलिब्रियम की दूसरी केस है ना, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तब भी हो सकता है तुम स्टेशनरी हो या तुम कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो। मिशाल क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड? अच्छा यार, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं नहीं करना चाह रहा, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लाई। आई डोंट थिंक इट विल वर्क इन दिस केस, क्योंकि एक फ्रिक्शन भी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर है, तो उसको थोड़ा सा काउंट फॉर कर लेते हैं। आंसर क्या है? ए है, 0.73 ई। तुम्हारे पास आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? भी आ रहा है ना, हाँ, तो वो ही ना, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर है, उसका है असल मसला। अच्छा, हम्म, अच्छा, चलो, वी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम द बैटरी, जो भी हमारी एनर्जी है, द इनपुट फ्रॉम द बैटरी इज ऑब्वियसली गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सम आउटपुट, ठीक है। अब हमने वो सेंस बनाना है कि हमारा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। अच्छा, इनपुट क्या है? इनपुट तो डेफिनेटली बैटरी की एनर्जी है, 100% वो आ रही है हमारे पास व्हील्स के अंदर, दैट इज द इनपुट। आउटपुट क्या क्या है? आउटपुट डेफिनेटली थ्रस्ट फोर्स का वर्क डन है ना, एक थ्रस्ट फोर्स का वर्क डन है जो हमारे पास आ रहा है, और दूसरा क्या है? दूसरा हमारी फ्रिक्शनल फोर्स का के अगेंस्ट जो हमें काम करना पड़ रहा है, राइट। सो दैट यानी मतलब वो माइनस में लिख लेते हैं, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द 80 किलोमीटर का डिस्टेंस वंस अगेन टू वर्क आउट कि भाई वो क्या मसला आ रहा है। अच्छा, um, चलो सही है, इससे करना पड़ेगा। सर ई से कम नहीं होगी, ए या बी से सेकंड शीट कम हो रही है तो रेजिस्टिव फोर्स कम होगी डेफिनेटली, वो तो होगी ना। अच्छा, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, लेट्स से दिस इज द केस नंबर 1 जो हमारे पास 70, ये हम कहते हैं 70 किलोमीटर पर आवर वाली केस है। इसमें डेफिनेटली हम अभी थोड़ी देर में 70 किलोमीटर पर आवर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर वाली की भी इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा, उसकी भी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, जो एनर्जी ई है फ्रॉम द बैटरी, वो थ्रस्ट फोर्स एक तो अपना काम करेगी जो 80 किलोमीटर पे चला रही है उसको, और दूसरा क्या है? दूसरी फ्रिक्शन है जो 80 किलोमीटर पे हमें उसका वर्क अगेंस्ट करना पड़ रहा है उसके, ठीक है। तो सेम ही कहानी है दोनों की। अच्छा, अब मुझे दिया हुआ है फ्रिक्शन जो है वो हमारी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, ठीक है, यानी वेलोसिटी स्क्वायर। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है कि फ्रिक्शन 1 डिवाइड बाय v1 स्क्वायर शैल इक्वल्स टू फ्रिक्शन 2 डिवाइड बाय v2 स्क्वायर। लेट्स से कि पहली वाली केस में फ्रिक्शन fr थी। लेट्स से इन द फर्स्ट केस द फ्रिक्शन वाज fr, उसके हिसाब से मुझे ये पता है कि मेरी थ्रस्ट फोर्स भी फ्रिक्शन के बराबर ही होगी, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक में कोई गेन नहीं आ रहा, डेफिनेटली गायब ही हो रही है सारी एनर्जी, लेकिन हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? हाउ कैन आई से वर्क डन? देयर इज नो नेट वर्क डन ब्रो।
माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग टुडे आइदर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे भाई हम? तो देखो, लेट मी स्क्रिबल अराउंड अ लिट, फिर हम इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको फ्रिक्शन बोल लूँ, वो क्या है, पहले क्या थी 70, बाद वाली क्या थी 60 थी ना, बाद वाली क्या थी 60 थी, ठीक है। 70 square will equals to FR2 divided by 60 square. So that works out to be is 60 square divided by 70 square. तौबा। अच्छा, let's take this in decimal places. This is 0.7346 FR, ठीक है। अच्छा, नहीं, सवाल गलत नहीं है। एनर्जी आपकी वही होगी, तो हम यहाँ पे वही डाल सकते हैं, इसमें हम वो सब्स्टिट्यूट आउट कर सकते हैं, लेकिन इट डज नॉट मेक सेंस, डज नॉट मेक सेंस। फ्रिक्शन, अगर थ्रस्ट फोर्स सेंस भी है, कोई कांस्टेंट स्पीड है, तो काइनेटिक कोई वर्क नहीं कर रहे हम, लेकिन फिर मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करूँ? तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो जाएगा फिर तो, वरना या तो मैं एनर्जी गलत जगह लगा रहा हूँ, ये नहीं होनी चाहिए थी। एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इज, वो सिर्फ थ्रस्ट फोर्स में जा रही होगी ना, would that be doing work done against that? The work done by the car, maybe that is wrong, maybe I am wrong in this regards, कि मैं जो हूँ वो इसको बार बार ले रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली यही है मसला। अगर मैं इसको एफ आर बोलता हूँ और मैं इधर जो है वो एफ आर इंटू 80 इंटू 10 पावर 3 इक्वल्स टू, इधर से भी ये हटा के मैं उसको 0. शिट, वेट, नहीं नहीं, ये नहीं करते। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा, अगर मैं ये हरकत करूं कि मेरी एनर्जी जो है वो क्या है, 0.734 है, 0.734 इंटू, सो इट्स 0.73 है। हाँ सही आ गया, आई गॉट इट, आई हैव गॉटन इट, दैट्स करेक्ट, सही है। बट दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। Why in the actual hell is the energy from the battery only going to do work done? वैसे सेंस भी है एनर्जी, मैं गलत कर रहा हूँ चीजों को, मैं आज जो है वो गलत सोच रहा हूँ चीजें। एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इज ओनली गोइंग टू डू द वर्क डन फॉर द कार, इट इज नॉट वर्किंग अगेंस्ट। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ये कैसे हो गया? जब गाड़ी चलती है तो उसको अगेंस्ट पे काम करना पड़ता है, अगेंस्ट नहीं लगती उसकी एनर्जी। यार, I don't know. This does not seem right. This does not seem right. यार वो अगेंस्ट वही तो काम कर रही, बिल्कुल सही बात है वो। यानी इन एक्चुअलिटी कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, इन एक्चुअलिटी हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा। अगर हम एक्चुअलिटी में बात करें, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, सेंस बन रहा है, का एनर्जी कांस्टेंट है आपकी, उसमें कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, ग्रेविटेशनल में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ये क्यों, लाइक व्हाई एम आई हैविंग सच अ बिग प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि भाई मैं आउटपुट साइड पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, लाइक व्हाई इज दैट, वो फिजिक्स रॉन्ग क्यों हो रही है? पिज्जा मैंने सोल्यूशन कर लिया है, ये आ गया सोल्यूशन, 0.73 है ना आंसर, आई हैव गॉटन द सोल्यूशन, आई डोंट नीड द सोल्यूशन, आई नीड द एक्सप्लेनेशन टू व्हाट आई एम आस्किंग। खैर, ये तो मेरा आज दिमाग खराब हो गया, क्या मसला है? अच्छा चलो, लेट्स एक्सप्लेन दिस, ठीक है, आगे चलते हैं इससे। अच्छा, फोकसिंग ऑन दिस डायग्राम, ठीक है, चाहे आपके पास 70 किलोमीटर पर आर है या चाहे आपके पास जो है वो 60 किलोमीटर पर आर है, ठीक है, जो भी आपके पास, ठीक है, आइदर यू हैव लाइक 70 किलोमीटर पर आवर ऑफ वेलोसिटी और 60 किलोमीटर पर आवर। मेन थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज जो हमारी थ्रस्ट फोर्स है वो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, ठीक है।
जो हमारी थ्रस्ट फोर्स है वो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। अच्छा, और जो बैटरी जो एनर्जी लगा रही है, ठीक है, वॉट एवर द एनर्जी इज बीइंग ब्रॉट अबाउट थ्रू द बैटरी, ठीक है, पता नहीं मुझे इतना ज्यादा बॉदर क्यों कर रहा है ये पॉइंट, आई डोंट नो, seems very weird why I have to take it on only one place, या तो आई एम स्टिल डूइंग समथिंग रॉन्ग, पता नहीं यार। अच्छा चलो, सही है, इसको ऐसे सोचना है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बेसिकली देखो, जो एनर्जी है ना फ्रॉम द बैटरी, जो एनर्जी है फ्रॉम द बैटरी, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द दैट इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू दी थ्रस्ट फोर्स का वर्क डन, ठीक है, जो भी वो थ्रस्ट फोर्स का हमारा वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जो भी एनर्जी है हमारी बैटरी की, वो क्या है, वो थ्रस्ट फोर्स के वर्क डन में तब्दील हो रहा है, सही है। अच्छा, ये थ्रस्ट फोर्स का वर्क डन सैडली कोई वर्क डन कर नहीं पा रहा है, बिकॉज जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी इसके बराबर ही है, बिकॉज फ्रिक्शन और थ्रस्ट फोर्स का मैं पहले बता चुका हूं, सेम है, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग अलोंग द सेम डिस्टेंस, सो बेसिकली जो ये वर्क डन कर रहा है वो सारी की सारी जाया कर रही है, एंड दैट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि भाई आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रह रही है, यानी आपकी एनर्जी में कोई गेन नहीं आ रहा, राइट। सो ऑल इन ऑल द गाड़ी जस्ट वेंट फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, ठीक है, और इसकी एनर्जी, इसने जितनी बैटरी ने जो भी एनर्जी लगाई, सिर्फ ये उस काम में गई है कि इसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है, गाड़ी को जो है वो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे उठा के ले गई है, ठीक है। अच्छा, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट कि आपकी जो टोटल रेजिस्टिव फोर्स है एक्टिंग ऑन द कार इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम दैट आई कैन डिराइव ठीक है, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, देन fr1 डिवाइड बाय v1 स्क्वायर विल इक्वल टू fr2 डिवाइड बाय v2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, FR1 मैंने कहा कि हम फ्रिक्शन जो पहले वाली थी विच वाज एट 70 किलोमीटर पर आवर, उसको फ्रिक्शन फ्रिक्शन ही रहने देते, उसकी वेलोसिटी 70 स्क्वायर डाल दी, ठीक है। फ्रिक्शन 2 को मैं बोल रहा हूं जो मेरी नई फ्रिक्शन है वो मैं निकालना चाह रहा हूं कि भाई वो क्या आ रही है, और वो कहाँ आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज बाद में हम 60 किलोमीटर, तो मैंने फिर जो है वो अलजेब्रा कर लिया, ये जो वैल्यू आई है 60 स्क्वायर डिवाइड बाय 70 स्क्वायर इनटू FR, तो 60 स्क्वायर डिवाइड बाय 70 स्क्वायर इज दिस वैल्यू, यू आर गेटिंग 0.73 469 फ्रिक्शन, ठीक है, आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ रही है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो बाद वाले केस सिनेरियो, अगर ये वाला बिफोर है आपका सिनेरियो व्हेन यू वर ट्रैवलिंग एट, क्या कहते हैं, योर 70 किलोमीटर पर आवर, तो आफ्टर वाला केस सिनेरियो की इक्वेशन भी ऐसे ही बनेगी, राइट, इट शैल बी द सेम थिंग, कि उसकी भी जो थ्रस्ट फोर्स जो काम कर रही है वो 80 किलोमीटर पर करेगी, और उसकी जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होगा वो भी इस बात के बराबर ही होगा, राइट। अच्छा, अब इन दोनों केसेस में चेंज क्या चीज करी है, चेंज ये चीज करी कि अब जो फ्रिक्शन है वो FR2 है विच इज 0.73469, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 0.73469, 0.73469 इंटू 80 इंटू 10 पावर 3, ठीक है, सॉरी, इसको इंटू फ्रिक्शन इंटू 80 इंटू 10 पावर 3। अच्छा, अगर हम अब फिर कंपेयर करें, तो अगर मैंने ये कहा था कि ये एनर्जी E के बराबर था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यही चीज है, सो बाय कंपैरिजन आई कैन से ओके दिस इज आल्सो योर एनर्जी E। उस बात का मतलब क्या है कि आफ्टर वाली जो हमारी एनर्जी 2 है, जो हमारी आफ्टर वाली जितनी हमने एनर्जी कंज्यूम करी है, दैट इज इक्वल इनटू 0.73469 इनटू द एनर्जी E, व्हिच इज योर ऑप्शन ए, ठीक है। द पॉइंट ऑफ माई कंसर्न, जो बात मुझे पर्सनली जो है वो बॉदर कर रही है, जो मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है, वो ये है कि यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन थ्रू दिस वे, इट मेक्स सेंस ऑल्सो, थोड़ा सा वो है कि जहां पे मैं फंसा था, मैं पहले क्या गलती कर रहा था, मैं कह रहा था कि ई इनपुट जो है वो ई आउटपुट के बराबर है, यानी एनर्जी फ्रॉम द बैटरी is going both to do the thrust force against work done, thrust force का work done, और also the work done against the frictional force, ठीक है। अब डेफिनेटली वो दोनों बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इज बीइंग
यूज टू डू द थ्रस्ट फोर्स का वर्क डन, एंड दैट थ्रस्ट फोर्स का जो वर्क डन है वो दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू योर फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हमने वो माइनस वाली चीज नहीं कर रहे, वी जस्ट रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि भाई क्या हमें बात समझ में आ रही भाई, मुझे जो इसका वर्क डन करना पड़ रहा है वो इसके वर्क डन के बराबर है। देन मैंने सिंपल रेशियो थ्रू निकाला भाई नई वाली फ्रिक्शन क्या है, एंड देन आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, और फिर मैंने एक कंपैरिजन क्वेश्चन के थ्रू देख लिया कि भाई 0.73469 टाइम्स द प्रीवियस एनर्जी इज द एनर्जी दैट आई हैव टू यूज दिस टाइम, ठीक है। बट फिर भी आई एम नॉट वेरी वेरी हैप्पी सर। ई इक्वल्स टू के वी स्क्वायर करें एंड वी फाइंड ई इक्वल्स टू के वी स्क्वायर, वही है मतलब यू आर करेक्ट दैट ई इक्वल्स टू के वी स्क्वायर ही हुआ है यहाँ पे। तुम ये भी कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग तुम पूरी फ्रिक्शन में इसमें से कैलकुलेशन करते, तुम यहाँ पे ई इक्वल्स टू के वी स्क्वायर भी, यानी मतलब जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। ये है आपके पास ये वाला क्वेश्चन की वैल्यू, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। सारी वायर गई आज की, हाँ मुझे पता है। थोड़ा सा है मतलब इट्स नॉट डायरेक्टली, यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच दिस सवाल, थोड़ा सा आपको इधर इंजीनियरिटी लानी पड़ रही है। अच्छा एक और तरीका इसका ऐसे भी सोचा जा सकता था कि भाई जो मतलब बेसिकली जो आपने बात रियलाइज करनी है ना, कि जो एनर्जी है बैटरी की, वॉट एवर द एनर्जी इज ऑफ द बैटरी, दैट इज कंप्लीटली कंप्लीटली टर्निंग इनटू लॉस, वो लॉस में जा रही। हमने बेसिकली ये बात समझनी है कि भाई आपकी जितनी भी एनर्जी है ना जो बैटरी आपको प्रोवाइड कर रही है, वो तमाम की तमाम पूरी की पूरी फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में जा रही है, बिकॉज इट्स नॉट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, नॉट इंक्रीजिंग द ग्रेविटेशनल एनर्जी, नथिंग, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस ई इज एक्चुअली कंप्लीटली गेटिंग लॉस्ट, वो सारी की सारी फ्रिक्शन जो है वो जाया कर रही है। सिर्फ ये हो रहा है कि गाड़ी कॉन्स्टेंट स्पीड पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाती है, राइट। एंड मे बी परहैप्स उससे थोड़ी सी आपको आसानी होती कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो लॉस अगेंस्ट एफ आर है, और एफ आर जो है वो अगर हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, सो यू कुड हैव आल्सो यूज्ड या ब्रॉट अबाउट दिस रिलेशनशिप कि एनर्जी भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और आप फिर वही चीज कर सकते थे ई वन अपॉन वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू अपॉन वी टू स्क्वायर, और यहां से भी कैलकुलेशन करते तो आपके पास ई टू वही आता कि ई टू जो है वो 0.73469 ई वन आता, ठीक है। सो ये भी है इसका तरीका सॉल्व करने का, लेकिन मेन बात जो आपने इधर समझनी है वो ये समझनी है कि एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इज कंप्लीटली गेटिंग लॉस्ट, उसका और कोई काम नहीं है, ठीक है, इट्स कंप्लीटली गेटिंग लॉस्ट। तो बेसिक चीज हमने समझी और बाकी चीजों में कंफ्यूज नहीं होता। जैसे मैं कंफ्यूज होता है, आई वाज मेकिंग एन इक्वेशन, तो ये था इसमें थोड़ा सा वियर्ड है सवाल, लेकिन खैर यही है सिचुएशन, सही है। व्हाट इज मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम? सी, फिजा कह रही है भाई सी है इसका आंसर, विशाल भी कह रही है सी है, दो ब्रिलियंट बच्ची सी कह रही है, आदिल भी कह रहे हैं सी, तो मेरे ख्याल से सी ही होगा। द यूजफुल एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम डिवाइडेड बाय द रोल एनर्जी इनपुट फ्रॉम द सिस्टम, यही बात सही लिखी हुई है। अच्छा, when an object of mass m is raised through a vertical height delta h, the gain of its gravitational potential is delta ep। आपकी इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, the definition of which physical quantity is needed to derive this equation, which physical quantity की definition को लेके हम इस इक्वेशन को derive कर सकते हैं बहुत आराम से। वर्क डन, बिल्कुल, सो इट इज वर्क डन विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। दिस डेरिवेशन यू माइट रिमेंबर कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ग्रेविटेशन प्लस एनर्जी में फोर्स क्या होती है, फोर्स जो है वो आपकी वेट होती है, और डिस्टेंस क्या होता है, वो आपका हाइट है जो आप मूव कर रहे हो। सो फिर ये इस तरीके से बन जाता है एम जी डेल्टा एच, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट डेरिवेशन दैट आर इन द कोर्स, सबसे आसान डेरिवेशन है कोर्स की, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, थ्री आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच विद द सेम स्प्रिंग कांस्टेंट आर कनेक्टेड इन फोर डिफरेंट अरेंजमेंट्स आई शोन, विच अरेंजमेंट हैज द लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने बारी बारी जो है वो क्या करना है, हमने कैलकुलेशन करनी है, विंटर 23 क्वेश्चन पेपर 12 है, और हमने देखना है किसका सबसे लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेट सबसे पहले तो ये तो कर लेते हैं कि सबके जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के एज्यूम कर लेते हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मुझे ये दिख रहा है कि दो स्प्रिंग्स सीरीज में है और एक स्प्रिंग पैरेलल में है, राइट। सीरीज में आपको याद होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं 1/k प्लस 1/k होल इनवर्स करके, तो आपको मिल जाएगा कि ये k/2 है। किस चीज का k/2 है, इस पार्ट का k/2 है,
अब ये k over 2 पैरेलल में है with this k, so now we can just add them up ऐसी, so k over 2 plus k that will equal to your 3k by 2 यानी 1.5k in simple words, ठीक है। so इसकी जो हमारे पास आ रही है टोटल k, वो आ रही है 3k by 2 या 1.5k, ठीक है। अच्छा b क्या है, b है तीनों के तीनों पैरेलल लगे हुए, एंड आई थिंक इसकी तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो कैलकुलेशन होगी k plus k which works out to be 3k। सो इसकी हमारे पास आ रही है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 3k। फिर सी की भी हम इस तरह चेक कर सकते हैं, दो पैरेलल में लगे हुए हैं यानी ये हो जाएगा k plus k 2k, और ये वाला इसका सीरीज में लगा हुआ है, सो देयरफॉर 1 over 2k plus 1 over k एंड देन होल इनवर्स, ठीक है। ये k है और वो 2k था, तो 1 over 2k plus 1 over k होल इनवर्स, यू विल गेट योर आंसर। ये क्या आएगा 2 2 3 2 3 3 over 2, ये भी वही आ रहा है, कुछ गलत। सो 1 over 2 plus 1 होल इनवर्स, हाँ ठीक है, तो 2 over 3k ये आ रहा है, दिस इज 2 over 3k। सो इसकी टोटल इफेक्टिव जो है वो हमारे पास 2 over 3k आ गई, और ये तीनों की तीनों जो है वो सीरीज में है, सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, वी कैन डू दिस क्विकली। 1 over k plus 1 over k plus 1 over k and then whole inverse, if you do you shall get your answer which is going to come out to be a k over 3, ठीक है। अब हमें सबसे बिगेस्ट चूज करना है, मेरे ख्याल से सबसे बिगेस्ट चूज करना है, सबसे इजीएस्ट जो पैरेलल लगे हुए हैं सारे के सारे वही 3k सबसे लार्जेस्ट है, वरना ये 1.5k है, वो 0.67k है, और ये 0.33k है, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस अपना रूल याद रखना है भाई, मुझे सीरीज में क्या करना है क्या नहीं करना। और सबसे इसका सबसे आसान तरीका ये याद रखने का भाई, स्प्रिंग्स इन सीरीज स्प्रिंग्स इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल का, ठीक है। रेजिस्टर्स का बच्चों को याद रह जाता है, तो रेजिस्टर्स के हिसाब से याद रखो कि रेजिस्टर्स का जो सीरीज का फॉर्मूला है वो स्प्रिंग्स का पैरेलल का है, और रेजिस्टर्स का जो पैरेलल का है वो स्प्रिंग्स के सीरीज का है, ठीक है। द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर ए वायर इज शोन, तो आपको फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ शो किया हुआ है, और दो रीजन्स, तीन रीजन्स एक्स वाई और जेड, ठीक है। कुछ आपके पास पॉइंट्स मार्क रहे, which row could identify the labels x y and z, तो x y और z को कौन कौन से रीजन्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डी पक्की बात है। तो डी अगर हम कह रहे हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये रही, बिल्कुल सही है, दिस इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देन रीजन ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक्स बोला जा रहा है, और रीजन ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो हमको वाई बोला जा रहा है। अच्छा, इस बात का ख्याल रहे कि इस एमसीक्यू को देख के डोंट मेक इट शो दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो या ना हो, दैट इज नॉट एग्जैक्टली जरूरी, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है इलास्टिक लिमिट के बाद। नाउ सपोजिटली, क्योंकि हमारे पास और कोई आंसर अलाइन कर नहीं रहा, ठीक है, द मोस्ट अंडरस्टूड या द मोस्ट परफेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑल ऑफ देम इज डी, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं रीजन ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाई है। यानी इस बात का मतलब यह है कि आप कहना ये चाह रहे हो कि इलास्टिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दोनों बहुत करीब करीब, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जरूरी नहीं है कि जहां पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो वहीं पे आपकी इलास्टिक लिमिट हो, ठीक है। हो सकता था कि यहां से भी जब इलास्टिक लिमिट मार्क करें तो यहां से फिर आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लिमिट शुरू होती है, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल लेंथ को वापस नहीं पहुंचता ड्यूरिंग अनलोडिंग, ठीक है, वो किसी डिफॉर्म लेंथ को पहुंच जाता है, सही है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। स्टील इज मोर प्लास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर प्लास्टिक देन रबर, नो। वैसे स्टील अपनी पता नहीं, ये नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, हो सकता है करेक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। X and Y are 2 points on the surface of water in a ripple tank. A source of constant frequency generates a wave which travels past X and Y, causing them to oscillate. What is the phase difference between X and Y? निहायत ही आसान सवाल, जल्दी से बताओ शाबाश। D, this is one transition, two transitions and three transitions. Three transitions corresponds to 3 into 90 degrees यानी 270 degrees। ये क्या है, जब ये प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव, सो हम जो है वो वही लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना स्टेशनरी वेव में हम ये देखते हैं कि दोनों लूप्स में सेम है या दोनों लूप्स में डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। A transverse wave on a rope has a wavelength lambda and period t. The graph shows the variation of the displacement. G. The graph shows the variation of the displacement of the particles of the rope with distance in the direction of the wave at time t equals to 0. ठीक है। देखो अगर ये स्टेशनरी होती ना
तो इसका तुम फॉर श्योर बोल नहीं सकते हो क्या है, कभी भी तुम्हें नोड वाले पॉइंट के साथ नहीं देंगे, तुम्हें थोड़ा सा फिर इधर करके देते हैं पॉइंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल पॉइंट यहाँ होता तो फिर 0 डिग्री आउट ऑफ फेज, और अगर पॉइंट यहाँ पे होता तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। डिफरेंट लूप्स में तो 180 डिग्री, सेम लूप में तो 0 डिग्री। नोड वाला पॉइंट नहीं देंगे स्टेशनरी वेव में कभी भी वर्कआउट करने का, क्योंकि उसका हमें नहीं पता होता उसका फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो हिल ही नहीं रहा होता, तो उससे कोई सेंस ही नहीं बनती कि आप नोड वाले पॉइंट से कभी भी बात करो कि उसका फेज डिफरेंस क्या आ रहा है। अच्छा, ये क्या है, अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ रोप हैज अ वेवलेंथ लैम्डा एंड टाइम पीरियड टी, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ब्ला ब्ला ब्ला, पार्टिकल x इज लेबल्ड, which graph shows the variation of the displacement of particle x with time t। तो आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है, आपसे बोल रहे हैं आप x का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दे दें हमको, ठीक है। गिवन दैट दिस इज टाइम t इक्वल्स टू 0, ये वाला जो फ्रेम है वो टाइम t इक्वल्स टू 0 वाला फ्रेम है। सी, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताया हुआ है कि भाई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ को आप डिस्प्लेसमेंट टाइम में कैसे तब्दील करते हो, ठीक है। इट इज डन बाय ड्राइंग द नेक्स्ट इंस्टेंट इन वेव, ठीक है जी। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं अभी टाइम टी ओवर फोर के गैप से जो है वो वेव बना बना के आपको दिखाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। सो ये आपके पास आपकी ये वेव थी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, दिस इज द वेव एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। एट क्या कहते हैं टाइम टी अपॉन 4 पे क्या होगा, ये वेव आगे आ चुकी होगी, राइट। अब ये वेव कुछ ऐसी बन रही होगी जब आपका टाइम जो है वो t/4 हो चुका होगा, ठीक है जी। इसके अलावा फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद यानी मतलब t/2 तक जो है ये वेव मजीद आगे आ चुकी होगी, एंड इट विल बी समवेयर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड देन ये हो गया, अच्छा इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है टाइम t इक्वल्स टू t/4, ये जो बनाया मैंने ये टाइम t इक्वल्स टू t/2 है। और अगर मैं एक और दफा आगे शिफ्ट कर दूं तो आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि भाई ये कैसे बननी है वेव। ये आपकी लास्ट इंस्टेंट आ गई जो यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल है, एंड दैट इज क्या होती है, हाँ 3t/4 हो गई, ठीक है। सो बेसिकली ये है एक्स पार्टिकल के साथ क्या होगा, इफ यू लुक एट एक्स, ठीक है, लुक एट द ब्लैक वेव, देन उसके बाद मैं क्या दिखाऊंगा, मैं जो हूं वो अपनी वेव करूंगा। तो ये t/4 वाली वेव जो यानी ये है, यानी एक्स अभी नीचे जाएगा, एक्स विल फर्स्ट गो डाउन। देन t/2 वाली वेव कौन सी है, t/2 वाली वेव ये रही, तो एक्स वापस से फिर ऊपर आ जाएगा अपनी मीन पोजीशन पे। देन 3t/4 वाली वेव ये रही, तो x जो है वो ऊपर उठ के चला जाएगा, एंड इट विल बी समवेयर ओवर हियर। सो इट विल कंप्लीट इट्स जो है वो क्या कहते हैं ऑसिलेटरी फैशन, पहले नीचे जाएगा और फिर नीचे से ऊपर आएगा, एंड दिस विल बी द मोशन ऑफ x। सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी, जो नीचे जा रहा है और फिर ऊपर आ रहा है और टाइम पीरियड t में अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। सही है, ये समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें। इसके अलावा इसमें आदिल वाला तरीका भी है कि इफ समवन वांट्स टू डू दैट, तो व्हाट यू डू इज यू गो बैक द वेव। गाड़ी ऐसे अज्यूम करो कि आपके पास गाड़ी है और यू गो बैक द वेव, तो खुद ही पता चलेगा अच्छा वेव जो बनेगी अब वो ऐसी बनेगी, ठीक है। यू वुड हैव इजीली बीन एबल टू सी अच्छा इस पॉइंट से फिर अब वेव ऐसी बन रही है मेरे ग्राफ पे। सो दैट इज आल्सो अ करेक्ट तरीका होगा ये। इस क्वेश्चन में फंसता हूँ, कैन वी कन्वर्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ को ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तब्दील करना था। करने का तरीका तुमने एक तरीका खुद बताया था कि गाड़ी अज्यूम कर लो, तो तुम गाड़ी वाला तरीका कर लो अपना, ठीक है, कि तुम जो है वो वेव को ट्रेस कर लो बैक अलोंग बैक, ठीक है, हमेशा बैक पीछे की तरफ आ जाओ वेव से और उसको ट्रेस अलोंग कर लो वो क्या बन रही है, ठीक है। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू दैट तुम वो आराम से बहुत आराम से बना सकते। वरना ये तरीका है कि व्हाट यू डू इसके तुम वेव को आगे कर करके देख लो कि भाई वो वेव कैसे बन रही है, कहाँ जा रही है। सो जस्ट ट्रेस द वेव आउट, थोड़ा सा और आगे करके देखो, फिर थोड़ा सा और आगे करके देखो, फिर थोड़ा सा और आगे करके देखो, तो इवेंचुअली तुम्हें क्लियर होगा तुम्हें करना है क्या है क्या नहीं करना, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम इसमें, एनी अदर कंफ्यूजन्स? A source of sound is moving at a constant speed towards a stationary observer. The sound waves have a speed of 340 meter per second and a frequency of this much. The observer hears the sound waves of frequency 650 hertz. What is the speed of the source? Chalo bhai, shabash. Ayman and Abdur Rahman, waiting for your answers. Minus wala, because we're going directly टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। सो हम डायरेक्टली टूवर्ड्स जा रहे हैं एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और जो है वो हमें चीजें प्लग इन करनी है। द फ्रीक्वेंसी हर्ड वाज 640, सॉरी 650, द स्पीड ऑफ साउंड इज 340, 340 माइनस वीएस, और सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या थी
480 हर्ट्ज, ठीक है। सो यू कैन जो है वो देन कैलकुलेट, वीएस आपके पास आ रहा है, मेरे ख्याल से सब बच्चे ही कह रहे हैं कि 89 मीटर पर सेकेंड आ रहा है हमारे पास वीएस, ठीक है। आसान सवाल था, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए था। A student is investigating two electromagnetic waves X and Y in a vacuum. Wave X has wavelength this much, wave Y has frequency this much. Which principal regions of the electromagnetic spectrum contains waves X and Y? अच्छा, अब इसमें मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज सारे बच्चे सुन लो। There was a recent query that came up again. अच्छा, अब ये क्या है, दिस अकॉर्डिंग टू जितना हमने याद किया हुआ है हमारे उसके हिसाब से इट इज यूवी लाइट, ठीक है। बट आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू टू डू वन थिंग कि भाई जब आपके पास यूवी हो या विजिबल हो या इंफ्रारेड हो, ठीक है जी, इन तीनों में मजीद चेक कर लिया करो, क्योंकि अक्सर और बेशतर इनके रीजन्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, बहुत ही थोड़े से माइन्यूट डिफरेंस से वो अल्ट्रावायलेट बन जाती है, ब्लू बन जाती है, या फिर वो रेड या इंफ्रारेड बन जाती है, ठीक है। सो यू नीड टू बी लुकिंग एट दिस इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल, ठीक है। उसको देखने का तरीका क्या है, इसको सबसे पहले क्या कर लो तुम लोग, कन्वर्ट कर लो नैनोमीटर्स। जब हम इसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से क्या बन जाएगा, 520 नैनोमीटर बन रहा है। इट इज कमिंग आउट टू बी 520 नैनोमीटर। 520 नैनोमीटर हमारी विजिबल लाइट की रेंज में है। 780 नैनोमीटर्स टू जो हमारी है क्या कहते हैं 400 नैनोमीटर्स, ठीक है, ये हमारे विजिबल लाइट की रेंज में आ रही है। सो दिस लाइट इज विजिबल, ठीक है। जब भी अल्ट्रावायलेट, इंफ्रा या विजिबल में से आए कोई भी, मतलब आपने देखा ठीक है ये एक्सपोनेंट जो है वो अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड या फिर विजिबल में से किसी की पड़ रही है, तो उसको मजीद चेक कर लिया करो, ये लगा के कि भाई ये रेड है, ये ब्लू है। ब्लू से अगर पीछे जाओगे यानी 400 नैनोमीटर से गिरोगे यानी 350 300 एंड सो ऑफ फॉर्थ, तो यहाँ पे आपके पास यूवी लाइट आएगी, और इससे पीछे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास इंफ्रारेड आ जाएगी, ठीक है। सो इट्स अ यूजफुल थिंग टू नो। एंड इधर बीच में भी माइट बी अ लिटिल बिट गुड टू रिमेंबर द फैक्ट दैट ग्रीन की जो है वो क्या होती है, ग्रीन की 550 नैनोमीटर होती है, ठीक है। सो एक्स इज पार्ट ऑफ द विजिबल लाइट, एंड सो देयरफॉर मुझे दूसरा वाला चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक द आंसर इज गोइंग टू बी 23C, ठीक है। सो ये तो इसका जरूर ख्याल रखना, P1 में मोस्ट प्रॉब्ली एमसीक्यू आपके पास जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आने वाला है वो यही आएगा कि इसमें से ही कुछ रिड्यूस कर लो कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, यही आता है हर साल, ठीक है। G is 10 to the power 6, G is 10 to the power 9, 10 to the power 9 होता है गीगा, मेगा होता है 10 to the power 6, ठीक है। सो दिस इज इन 10 to the power 9, ठीक है। इसको इट्स पर्टिकुलरली इजी रिमेम्बरिंग इट इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, इट्स पर्टिकुलरली इजी टू रिमेम्बर दिस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज, ठीक है। इजी टू रिमेम्बर इट इन टर्म्स ऑफ मेमोरीज, तो उस हिसाब से जो है वो याद रख लिया करो, ठीक है। अच्छा, आदिल बोल रहे हैं ये रेंज में नहीं आ रहा माइक्रो के, चलो चेक कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा करते हैं, हमारी 3 इंटू 10 to the power 8 विल इक्वल्स टू 9.4 इंटू 10 to the power 9 एंड दैट इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या आ रहा है हमारे पास, 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइड बाय 9.4 इंटू 10 to the power 9, which is coming out to be a 0.03 मीटर्स। और माइक्रोवेव्स जो होता है, माइक्रोवेव्स होती हैं 10 to the power 0 to 10 to the power -3, और मेरे ख्याल से ये कितना आ रहा है, ये 30 सेंटीमीटर आ रहा है ना, 30 सेंटीमीटर माइक्रोवेव की रेंज में ही पड़ेगा। इट इज फ्रॉम 1 मीटर अप टू 1 मिलीमीटर, सही है। अच्छा चलो, अब क्या है ये सवाल तो सेम ही लग रहा है। A plane polarized light wave of intensity I naught is incident normally on a polarizing filter. The initial intensity of the transmitted wave is 0. ठीक है, क्या a plane polarized light wave of intensity I naught is normally incident on a polarizing filter? अच्छा ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, what are they saying? They are saying कि भाई पहले आपके पास जो थी वो कोई इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है। Right now they haven't told you what plane polarization it had, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि वर्टिकल थी या किस एंगल पे थी या हॉरिजॉन्टल थी, क्या था वो नहीं बताया। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि पहले ये वाला फिल्टर नहीं था, यहाँ पे ये फिल्टर नहीं था, यहाँ से इंटेंसिटी डायरेक्टली आ रही थी, और जब वो इस फिल्टर में से गुजर रही थी तो यहाँ पे जो हमें इंटेंसिटी मिल रही थी वो मिल रही थी 0, ठीक है। On basis of this information, can you tell me the plane polarization of the light that was coming from over here?
यहां से क्या लाइट आ रही होगी अगर यहाँ पे हमें इंटेंसिटी 0 मिल रही है? 90 एंगल पे होगी, यानी इट मस्ट डेफिनेटली बी अ हॉरिजॉन्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट? इट मस्ट बी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल जब आएगा और जब आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री पड़ रहा होगा विद योर ट्रांसमिशन एक्सिस, तभी आपके पास क्या होगा, तभी आपके पास कोई इंटेंसिटी नहीं आएगी, ठीक है? सो द फर्स्ट केस सिनेरियो वाज दिस, ओनली दिस वेव एंड दिस ट्रांसमिशन एक्सिस, दिस वाज गिविंग इंटेंसिटी 0, तो हमने अंदाजा कर लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइट होगी हमारे पास. A second polarizing filter is then inserted between the source and the first filter. Its transmission axis is 45 degree to the, नहीं समझ में आया? अच्छा नहीं समझ में आया, देख लेते हैं इसको दोबारा से. राहिमा आपको क्या बोल रहे हैं? देखो, वो ये बोल रहे हैं कि राहिमा, यही बता रहा हूँ ना, तो मैंने मार्क भी किया था यहाँ पे, इसको अभी भूल जाओ, ये सेकंड है. देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ सेकंड फिल्टर एट 45 डिग्री टू द ट्रांसमिशन एक्सिस. तो दिस वाज नॉट फर्स्ट इन प्लेस, ठीक है? पहले सिर्फ ये लिखा हुआ ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट फिल्टर, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट फिल्टर. सो दिस वाज नॉट हियर इन द सेटअप बिफोर, दिस वाज नॉट ओवर हियर इन द सेटअप. ये रखा हुआ था इसके पाथ में, और जो भी यहाँ से आ रही थी ना इंटेंसिटी, वो यहाँ पे इवेंचुअली रिजल्ट कर रही थी इन अ जीरो. सो नाउ वी कैन क्लियरली सी, हाँ सोर्स तो उस तरफ है, ये पाथ में लेके आए ना बाद में, पहले पाथ में नहीं था. ये ऐसा था कि लाइट जा रही है, इन्होंने बीच में फिर डाल दिया सेकंड फिल्टर, पहले ये नहीं था यहाँ, दैट्स इट, ठीक है? सो अब इसके तहत अगर हमें इंटेंसिटी 0 मिल रही है विद द ट्रांसमिशन एक्सिस दैट इज वर्टिकल, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी इनिशियल इंटेंसिटी होगी या इनिशियल पोलराइजेशन होगी, वो हमारी क्या होगी, दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही फिर वर्टिकल में से गुजर के बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है? तो उस बात से हमने यह अंदाजा कर लिया. फिर वो कह रहे हैं कि भाई हमने दूसरा फिल्टर डाल दिया जो 45 डिग्री पे था टू दी वर्टिकल, टू दी वर्टिकल था विद एट 45 डिग्री, ठीक है? आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द टर्मिनेटर आफ्टर द फिल्टर कॉम्बिनेशन. सो पहले तो इंटेंसिटी 0 थी, अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अब क्या आएगी हमारी इंटेंसिटी ना. प्रीटी इजी क्वेश्चन, ठीक है? ये याद रखना कि हमेशा आपने जो है वो इस बात का मेक श्योर करना है कि आपने एंगल लेना है बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है? यू डोंट टेक द एंगल विद द वर्टिकल ऑलवेज, वो आपको कंफ्यूज करेंगे देन. तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, अगर वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्री है तो फिर डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल और इस लाइन के बीच में 45 डिग्री, 90 माइनस 45 करके हमारे पास ये 45 आ रहा है, right? So to calculate this intensity, I can do it such that I will equals to I naught cos 45 and then whole square. And then जब मुझे ये इंटेंसिटी चाहिए, तो अब ये कैसी हो चुकी? now when it's coming out of this, तो then it will be tilted at a 45 degree angle. ये एक 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट हो चुकी होगी. सो ये कुछ ऐसे होगी. Now to the vertical, it is at a 45 degree. So once again, our angle is going to be put in as 45 degrees ही. So therefore we can say, okay, I equals to I naught cos 45 whole square. ये ले रहा हूं, अब इसका दोबारा से cos 45 लूंगा क्योंकि ये इसकी इंसिडेंट बन चुकी है. So therefore cos 45 and then whole square. I think हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, ये जो है वो C बन जाता है. Yes, it becomes a quarter of your initial intensity. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन्स? अरे बाबा, चलो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इतनी बार एंगल चेंज कर रहे हैं, हाँ तो क्या हुआ, इतनी बार एंगल चेंज कर रहे हैं, फिर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. देखो सबसे पहला तुम्हारे पास क्या था, एंगल उन्होंने एक भी दफा चेंज नहीं किया, दे डिड नॉट चेंज द एंगल इवन वंस. दे जस्ट टोल्ड यू कि पहले ये नहीं था, तो हमने पहले से अंदाजा कर लिया भाई हॉरिजॉन्टल होगी. दैट वाज द फर्स्ट थिंग, द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, इसलिए लिखी थी भाई आपके पास हॉरिजॉन्टल वेव है, ताकि आप ये समझ जाओ, सारे बच्चे क्लियर कर लेने बस कि उनके पास हॉरिजॉन्टल वेव थी, ठीक है? फिर क्या बोलते हैं, सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर इज देन इंसर्टेड बिटवीन द सोर्स एंड द फर्स्ट फिल्टर इज ट्रांसमिशन एक्सिस 45 डिग्री. अब ये ऑब्वियसली पहले इस पे आएगी, ठीक है? और हमें जो है इसमें मैलिसिस लॉ लगाना पड़ेगा. तो मैलिसिस लॉ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो भी ये इनिशियल इंसिडेंट वाली है, ठीक है, इसको उठाएंगे, इसको यहाँ पे सुपरपोज करेंगे कि भाई इसका क्या एंगल बन रहा है इसके साथ. सो यू कैन सी दैट इट इज एट अ 45 डिग्री टू द वर्टिकल ना, वर्टिकल ये रही, दिस इज द वर्टिकल एंड दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस. ये क्या है, इन दोनों के बीच में आपका 45 डिग्री का एंगल आ रहा है. अगर वर्टिकल और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में 45 डिग्री आ रहा है, तो फिर लाजिमन हॉरिजॉन्टल, कौन सा एरो, विच एरो, ये वाला एरो बोल रहे हो, दिस वन, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, दिस इज 45 डिग्री. ये 45 डिग्री देखो मार्क किया हुआ है, दे हैव मार्क्ड इट ओवर हियर. सो दिस इज 45 डिग्री, ठीक है? अब तुम्हारी जो इनिशियल इंटेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है, एंड दैट टू विल बी, that too will be at a 45 degree to the transmission axis.
यानी वर्टिकल के साथ ट्रांसमिशन एक्सिस 45 डिग्री बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में भी 45 डिग्री होगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द वर्टिकल, दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, यानी ये तुम्हारी इंटेंसिटी है जो इधर आ रही है। रेड वाला वो है जो तुम्हारी इंटेंसिटी आ रही है, ब्लैक वाली तुम्हारी ट्रांसमिशन एक्सिस है, और डॉटेड वाली लाइन तुम्हारी वर्टिकल की लाइन है। ठीक है, वर्टिकल की लाइन सिर्फ रेफरेंस के लिए दी है, वो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 45 डिग्री है between the vertical and transmission axis. Now I know if this angle is 90 degree, then that means that 90 minus 45, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। Therefore मैंने क्या किया, I equals to I not cos 45 होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सो यानी ये मुझे इंटेंसिटी मिल जाएगी cos 45 होल स्क्वायर करके। सो cos 45 होल स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी इंटेंसिटी इक्वल्स टू I नॉट डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, जब ये लाइट इस ट्रांसमिशन एक्सिस में से गुजरेगी, ये बात याद रखना कि जब भी आप एक पोलराइजिंग फिल्टर में से गुजारोगे अपनी लाइट को, तो वो लाइट उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जैसी हो जाएगी। यानी अभी क्योंकि 45 डिग्री टू द वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल कह लो, जैसे भी कह लो, सो दिस विल आल्सो नाउ गेट टिल्टेड टू 45 डिग्री टू द वर्टिकल। अब ये भी टिल्ट हो चुकी है, और ऐसे टिल्ट हो चुकी है कि 45 डिग्री का एंगल बनाएगी अपनी वर्टिकल के साथ। तो जब मैं ये इनिशियल इंसिडेंट इंटेंसिटी इस पे सुपरपोज करूंगा, तो वंस अगेन आई विल गेट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। एंड नाउ क्या पॉइंट रिपीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं कि जब तुम एक पोलराइजिंग फिल्टर में से गुजरते हो ना, तो उसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस होगी वो तुम्हारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की शक्ल होगी। ट्रांसमिशन एक्सिस अभी इसकी 45 डिग्री है ना, तो तुम्हारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी 45 डिग्री पे ही निकलेगी। It will not be longer horizontal or vertical or anything. So if your transmission axis is 45 degree, your resultant intensity will also be at 45 degree. If it was 30, then 30. जैसी भी इसकी एरो होगी ना, in whatever direction this arrow is, वैसे ही रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन की एरो वैसी हो जाएगी। Then you pick it up, you superpose it again, and you see, okay, फिर दोबारा से 45 डिग्री आ रहा है, तो फिर मैं दोबारा से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। I equals to, अब I नॉट क्या है मेरा I नॉट over 2 है, जो पहले वाले फिल्टर से आ रहा था। सो I नॉट over 2 and this is going to become cos 45 whole square. You can do this calculation, you will get I नॉट divided by 4। सही है आदिल, आपको भी क्लियर? दो दफा मतलब वो बेसिकली पहले को मैंने एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया था, फिर उसके बाद cos 45 स्क्वायर दोबारा से लगा था। ठीक है, तो पहले मैंने ये किया था कि मैंने I नॉट जो था ना इधर, मैंने पूरा इसकी जगह I नॉट cos 45 होल स्क्वायर रख दिया था। अच्छा जी, what can explain how stationary waves are formed from progressive waves? सी सुपरपोजिशन ही एक्सप्लेन कर सकती है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है जो आपको एक्सप्लेन करके दे कि भाई प्रोग्रेसिव वेव कैसे बन रही है। इनके अलावा कोई और फिनोमेना आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस चीज को। A pipe has length 2 meters. It is open at one end and closed at one end. A stationary wave is set up within the pipe. There are 4 nodes and 4 antinodes within the length of the pipe. What is the wavelength of the sound? निहायत ही आसान सवाल है। So antinode node, then antinode, oops, ये कुछ ऐसी है हमारे पास वेव। एक सेकेंड, इट्स अ वेव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वेरी अगली ड्राइंग, आई डोंट नो व्हाई आई कैन ड्रॉ इट टुडे। सो इट्स अ वेव दैट्स समथिंग लाइक दिस। कुछ भी नहीं करना, हमने इसमें ट्रांजिशन गिननी है और ये देखना है लैम्डा कितने बराबर है हमारी वेवलेंथ के हिसाब से। ठीक है, सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 ट्रांजिशन, 2 ट्रांजिशन, 3 4 5 6 7, there are 7 transitions, so that means 7 lambda by 4 equals to 2 meters. So 2 meters and your lambda will equals to 2 into 4, 8 divided by 7. पता नहीं आज बतने ने कम क्यों है, 1.1, so we are getting 1.1 meters. सही, so that's right. मेरे ख्याल से आज बायो P34 था शायद, if I'm not wrong, there was a bio practical paper today. So बायो का था, पता नहीं केमिस्ट्री का था, ये नहीं पता मुझे, लेकिन कोई और प्रैक्टिकल पेपर भी था दूसरा वेरिएंट। A teacher is explaining diffraction to a group of students. Which piece of apparatus is most appropriate for the teacher to demonstrate diffraction? So which apparatus should the teacher use to demonstrate diffraction to the students? So it should be a ripple tank, बिल्कुल सही। Long spring में long spring में क्या शो कर सकता है टीचर? What could they show in the long spring? चलो तुम लोगों को टीचर बनाते हैं आज।
लॉन्ग स्प्रिंग में क्या चीज आसान है सबसे ज्यादा दिखाना? वेव्स, वेव का दिखाना, प्रोग्रेसिव दिखाना या लॉन्गिट्यूडनल दिखाना, ठीक है। मे बी यू कैन ऑल्सो फॉर्म अ स्टेशनरी वेव इन द स्प्रिंग बट दैट लुक्स अनलाइकली। तो प्रोग्रेसिव वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव का दिखाना कि वो स्प्रिंग में कैसे बनती है। रिपल टैंक में आप बहुत सारी चीज दिखा सकते हो, आप रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, बहुत सारी चीज दिखा सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो शो इंटरफेरेंस। इफ समवन वांट्स टू सी, दे कैन सी इंटरफेरेंस इन दैट। रिपल टैंक इज द यूनिवर्सल थिंग, मतलब वो हर चीज को देखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये इस्तेमाल किया जा सकता है। रोप, सेम रोप से भी यू कैन मेक अ स्टेशनरी वेव और अ ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो, और एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का भी वही हिसाब किताब हो गया। इन तीनों का जो है वो काम वेव्स को ज्यादा देखने का होगा। रिपल टैंक ज्यादातर जो है वो वेव के वेव फ्रंट्स क्या हैं और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो ऑफ व्हाट, दैट्स द मेन थिंग इन द रिपल टैंक। चलो वेरी गुड। अब ये क्या है? Coherent light of constant wavelength is incident normally on a double slit. Interference fringes are formed on a screen that is fixed distance from the slit. The screen is parallel to the double slit. The separation of the slits is varied. Which graph best shows the variation with slit separation of the spacing x of the interference fringes? So simple, straightforward, बहुत आसान सवाल। Proportionality graphs का है, x equals to lambda d over a का है, यानी x is inversely proportional to a and you guys are giving, all of you are giving the correct answers, यानी y inversely proportional to x वाले ग्राफ के लिए इसी की शक्ल होगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी वाले ग्राफ्स भी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आपके पेपर में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो क्या कहते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस जो है वो आपके 2 to 3 नहीं, मतलब 1 to 2 तो प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ्स में ही आएंगे। Light of wavelength 650 nanometers passes through a diffraction rating with 300 lines per millimeter, producing a series of bright spots maxima on a screen. What is the total number of bright spots that are produced? तो निहायत ही आसान, हम सबको पता है, हम इस्तेमाल करते हैं d sin theta equals to n lambda। ठीक है, तो we will first need to find out what is the n max। वो निकालने के लिए हमें sin 90 रखना पड़ता है, तो d sin 90 equals to n max lambda, and then you can work out the n max by d divided by lambda। ठीक है, सो डी क्या है हमारा डी 300 लाइंस पर मिलीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, सो इट हैज बीन टोल्ड टू अस दैट देयर आर 300 लाइंस इन अ मिलीमीटर। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन अ मीटर। ठीक है, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं, ये जो हमारे पास एक्स आ रही वैल्यू ये क्या आ रही है। सो दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी 300 डिवाइड बाय 1 into 10 power minus 3, एंड देन वी ऑल नो कि डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1 डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी। अच्छा, ये क्या बन जाएगा 300,000, and so we can divide by 300,000 to get our d now. So n max equals to 1 over 300,000 divided by your lambda, which is 690 into 10 to the power minus 9. d is slit separation, जी बिल्कुल। तो this comes out to be 4, the n max is 4, and then you all know कि भाई टोटल अगर आपने निकालने हो तो वो कैसे निकलते हैं, वो निकलते हैं 2 times n max plus 1 करके, plus 1 for the zero order and 2 times n max because of the symmetry about the zero order, so that becomes 9 in total। ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज नॉट d है, क्या हो गया भाई, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्यों होगी, ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर समझा नहीं मैं। ये स्लिट स्पेसिंग है, मतलब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी स्लिट स्पेसिंग होती है और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी स्लिट स्पेसिंग होती है, दोनों में होती है। ठीक है, डबल स्लिट वाली में स्लिट स्पेसिंग जो है वो स्मॉल a है और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्लिट स्पेसिंग इज स्मॉल d। ठीक है, नहीं अस्मा, इट मींस दैट जीरो ऑर्डर, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब है 1 2 3 4 ये बनेंगे ऊपर अस्मा, 1 2 3 4, सही है, और इसी के नीचे फिर 1 2 3 4 बन रहे होंगे आसपास। तो इस तरीके से ये फिर 9 ऑर्डर्स बन रहे हैं, 9 इन टोटल, ये सारे गिन हो गए तो फिर ये 9 बन रहे हैं। ठीक है अस्मा, अच्छा, देन व्हाट डू वी हैव, a fine mist of oil droplets is sprayed into the air. As the oil droplets leave the nozzle of the spraying device, they can become electrically charged. What is not a possible value for the charge on the droplet? So once again, you need to use the concept that charge is quantized. ठीक है, तो ये निकालने के लिए कि भाई सच्ची में quantized है या नहीं, आपने सारी चार्ज की वैल्यूज को क्या कहते हैं 1.6 into 10 power minus 19 से डिवाइड करना है।
you can divide, and if you don't get a whole number, that is the quantity, that is the wrong quantity. अगर आप divide करोगे तो for B you're going to get an answer that is not a whole number. ठीक है, so 1 into 10 power minus 19 divided by 1.6 divided by 90, that is coming out to be is 0.625, which is wrong. इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 3, और इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड 1.6, that comes out to be a 5. ठीक है, so this is also correct. राहिमा 0 is also correct because जब तुम इसको डिवाइड करोगे by this value you still get a whole number that is 0, so that is correct. अब 0 कैसे पॉसिबल है, 0 तब पॉसिबल होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्विवेलेंट होंगे, then the positive charges and the negative charges are equivalent, so they cancel out each other. तो उस केस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा तुम्हारी बॉडी पे, तो 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है चार्ज. In the circuit shown, a fixed resistor X is connected in series with a battery and variable resistor. The power dissipated in resistor X is 7.2 watts when a current of 3 ampere passes through. जब 3 amperes जाते हैं तो ये पावर बनाता है 7.2 watts. The variable resistor is adjusted so the power dissipated in X increases by 50%. What is the new current in the circuit? अच्छा, क्या बोला जा रहा है कि X की हमने पावर जो है वो 50% से इंक्रीज कर दी. What do they mean by that? I think we can do the calculation कि भाई 7.2 का 50% क्या है, वो 3.6 है, उसका आधा है exactly. So basically अब X की जो पावर है वो क्या हो गई होगी 7.2 plus 3.6, that means it must be a 10.8 watts. The new power in X must be 10.8 watts. ये बात सबको समझ में आ रही है? 7.2 को 50% लिया, 3.6 आ रहा था, 3.6 को 7.2 में ऐड कर दिया, 10.8 आ गई न्यू पावर इन X. Now you know what is the new power in X. अच्छा, अब मैं कैसे निकालूंगा करंट, वो उसको निकालने के लिए पहले हम X की रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं, राइट? वो हम कैसे निकाल सकते हैं? आई थिंक जो हमें पहले इंफॉर्मेशन दी थी 7.2 और 3 एम्पेयर्स, I can do it pretty easily. We all know power equals to I square R. I knew that the power was 7.2. I knew that the current was 3 square. मतलब करंट 3 था तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ऑफ X हम निकाल लेते हैं, वो आ रही है हमारे पास 7.2 डिवाइड बाय 9. And then now I can work out the new current. I know the new power. I don't know the new current, but I know the resistance. Resistance change नहीं करी in both the cases. So 7.2 divided by 9, and we can work out the current 10.8 into 9 divided by 7.2 whole under root, and you will get your answer. 10.8 कैसा है वो समझा देता हूँ मैं दोबारा से. इसका आंसर क्या आ रहा है? 31 बी आ रहा है. अब आई डोंट नो किसी ने आंसर दिया था उनका सही है, फिजा बी आ रहा है आई थिंक. 10.8 3.7 आ रहा है जी, बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा अच्छा, पावर 10.8 कैसे आई उसकी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ. ठीक है राहिमा, इधर क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस सेम है ना, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं करेगी. एक वेरिएबल सॉरी एक फिक्स रजिस्टर है, दिस इज द फिक्स रजिस्टर. ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर की बात नहीं हो रही अभी, अभी फिक्स रजिस्टर, हम अभी सारी कैलकुलेशन फिक्स रजिस्टर पे कर रहे थे. सो एवरीथिंग फॉर द फिक्स रजिस्टर सेम. अच्छा राहिमा, इधर लिखा हुआ है 50% में तुम्हारी पावर इंक्रीज कर जाती है. अब राहिमा इसके दो तरीके हैं करने को. या तो तुम ये कर लो राहिमा कि तुम 7.2 का 150% ले लो, वो तुम्हारे पास आ जाएगा 10.8 वाट्स, क्योंकि तुम्हारी 50% इंक्रीज कर रही है, यानी 100% में 50% और ऐड कर दो तो 150% हो गई है तुम्हारी वाली. या फिर तुम ये कर लो कि तुम 7.2 का सबसे पहले 50% निकाल लो, वो आ रहा है तुम्हारे पास 3.6, एंड नाउ यू कैन वर्क आउट द न्यू पावर बाय 7.2 plus 3.6 which will also give you the same answer, that is 10.8. ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इसको करने के, कैसे हमारे पास क्या पावर आ रही है. ठीक है राहिमा, बाय 150 इंक्रीज बाय 150 इंक्रीज बाय 50 हो गया. अब नॉर्मल जो वैल्यू है उसको 100% कहते हैं ना. जब तुम एक वैल्यू का 100% लोगे, यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से 262 का 100% लेता हूं राहिमा, करो कैलकुलेटर में आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर में नहीं भी करोगे तो आंसर पता होगा कि 262 ही आएगा, राइट? किसी भी चीज का 100% क्या होता है? किसी भी चीज का 100% एक्चुअली वही क्वांटिटी होती है ना. परसेंटेज क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है ना भाई, इसका कितना फ्रैक्शन चाहिए हमको, राइट? सो दे टोल्ड टेलिंग यू दैट द पावर डिसिपेटेड इन X इंक्रीजेस बाय 50%, यानी 100% तो वही है ना, वही वैल्यू है.
उसपे मुझे मजीद 50% चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस वैल्यू का आई कैन टेक 150%। ठीक है, सो जब मैं 150% लूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 50% से इंक्रीज करके मेरे पास आ जाए। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो कि पहले तुम इसका 50% निकाल लो अलग से। यू फर्स्ट वर्क आउट व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज 50% ऑफ इट्स वैल्यू, फर्स्ट यू वर्क दैट आउट। ये अलग तरीका है, ठीक है, दोनों अलग तरीके हैं, दोनों सेम तरीके नहीं है। ये एक तरीका है और ये नीचे वाला एक तरीका है। तुम ये कर लो यहाँ पे कि तुम पहले 50% निकाल लो और फिर ओरिजिनल वैल्यू में वो एड अप कर दो ताकि तुम्हारे पास तुम्हारी नई पावर आ जाए। ठीक है राइमा, तो ये दोनों तरीके हैं। तुम अलग से निकाल लो वैल्यू 50% क्या है और फिर ऐड कर दो, या फिर तुम इंस्टेड डायरेक्टली ही 150% कर। अच्छा, so moving onwards, the potential difference across a metal wire is kept constant. The length L and diameter D of the wire are both varied. The type of metal is kept the same. How is the current in the wire related to L and D? Potential difference across a metal wire is kept constant. The length L and the diameter D of the wire are both varied. The type of metal is kept the same. अच्छा, we all know resistance is rho L over A, right? अच्छा, अभी क्योंकि हमें डायमीटर के साथ लिंक करना है तो मेरे ख्याल से हम इसको मजीद खोल लेते हैं। Let's open this up with rho L and pi d square divided by 4. And then finally what we see is that resistance is actually 4 rho L divided by pi d square. अब अगर मैं सारी चीजें हटा दूं इसमें से, so I can see that resistance is proportional to L over d का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, हमको बोल रहे हैं करंट कैसे रिलेटेड है इसमें तो V इक्वल्स टू आई आर, राइट? एंड देन वी नो दैट करंट इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट, इधर क्या लिखा है, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, सो इफ द वोल्टेज इज कांस्टेंट आई कैन डिराइव अ रिलेशनशिप दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब अगर मेरे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, सो बेसिकली क्या होगा, करंट जो है वो डी स्क्वायर अपॉन एल के प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस का इनवर्स लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को इनवर्स करके डालूंगा तो डी स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ एल, एंड सो यू गाइस आर करेक्ट, इट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर आज हमारे पास टाइम है तो आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट ऑफ पोटेंशियल्स, because that is something that we have not done and I just want कि भाई वो पेपर में आ जाए तो फिर कोई मसला ना हो। Okay. A student sets up a circuit. The circuit diagram shows how the positive and negative terminals of a voltmeter are connected to the circuit. The voltmeter has an initial reading that is positive. ठीक है, अच्छा यही है मेरे ख्याल से पोटेंशियल वाला। खैर इसको हम देख लेते हैं। Which changes, if any, in temperature and light intensity would cause the voltmeter reading to decrease? हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारे वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो डिक्रीज करे, दैट शुड डिक्रीज। ये काम करता हूं मैं, इसको तुम लोगों को बाद में कराऊंगा। एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू गेट टू दैट टॉपिक टुडे, ताकि फिर मैं तुम लोगों को उस वाली अप्रोच से करवाऊं तो तुम लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझाएगा। मैं इसको पहले मैं पोटेंशियल्स पढ़ा दूं, देन आई विल गो ओवर दिस क्वेश्चन वंस अगेन इन क्लास कि भाई इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे इसका आंसर जो है, इफ समवन वांट्स टू कंफर्म, द आंसर इज ए। ठीक है, आंसर जो है आपके पास ए है। सर फेस रिवील कब करेंगे? फेस रिवील, फेस रिवील क्यों, क्या मतलब फेस रिवील हुआ वो तो, और क्या फेस रिवील करूंगा मैं? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन अभी फिलहाल छोड़ा रहा हूं, मैं आपको ये हो सकता है कल तक करवा दूंगा पोटेंशियल्स, तो वी विल देन लुक एट दैट। Some resistors and a battery of electromotive force E and negligible internal resistance are connected in series as shown. Which statement is correct? आपकी असली शक्ल की बात कर रहा है, वाह। So which statement is correct? अगर हमारे पास EMF E है और ये 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, जो मेरे ख्याल से सेम ही रजिस्टर है, पता नहीं क्या है, मतलब लिखा हुआ है। The sum of the potential differences across the resistors equals to the EMF of the battery. आदिल कितनी गंदी बात है, टीचर को, अपने टीचर को बोल रही हो, वुल्फ इन शीप क्लोथिंग्स। माफ करें, तो कयामत वाले दिन फैसला होने वैसे भी। Kirchhoff's first law is a consequence of the conservation of which physical quantity? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, अक्सर बेशतर आता है। आप Kirchhoff's लॉज की ये याद कर लीजिएगा कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड करते हैं। करंट वाला डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वोल्टेज वाला डिपेंड्स ऑन एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास चार्ज वाला है।
The diagram shows a network of 3 resistors. Each resistor has a resistance of 6 ohms. 6, 6, 6, 6, 6, and all of them are 6. What is the total resistance of the resistors between points X and Y? ठीक है, तो कर लेते हैं. तीनों पैरेलल लगे हुए हैं, यानी 1/6 + 1/6 + 1/6 होल इनवर्स. तो what will that become? होल इनवर्स करेंगे तो ये मेरे पास आ रही है 2 ohms. ठीक है, then if we do this, ये क्या हो जाएगा? 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 6 दफा, and then whole inverse. ठीक है, which will come out to be 1 ohm, because 6/6 1 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 आता है, एंड दोबारा से ये आपके पास 2 ohm आएगा. अब ये तीनों सीरीज में है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, दैट इज द आंसर, दैट इज बी. ठीक है, इस दफा इलेक्ट्रिसिटी वाले सवाल भी बच पाने वाले. यू आर अ शीप इन वुल्फ क्लोथिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह. क्या? अच्छा. In the circuit shown, a battery of negligible internal resistance is connected in series with a pair of fixed resistors R1 and R2. बैटरी है, pair of fixed resistors है R1 और R2. और क्या किया हुआ है? There is some sort of battery that is connected between X and Y, and then the galvanometer connected. The circuit is to be used to test whether the electromotive force of a particular cell is 1.5 volts. The cell is connected between the terminals X and Y in parallel to the R2 and in series with the galvanometer. Which statement about the test is correct? अच्छा, सबसे पहले तो इनका क्लेम जो ये कह रहे हैं कि भाई 1.5 वोल्ट चेक करना चाह रही हैं, वो मेक श्योर कर लेते हैं. हम सबको पता है अगर तो ये गैल्वेनोमीटर आपको करंट 0 देगा, तो इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बराबर है इस वाले वोल्टेज के, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स. द वोल्टेज ऑफ द बैटरी विल बी इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज ऑफ दिस रजिस्टर. इसका हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं. मे बी यू वांट टू यूज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिवाइडर वाला तरीका. मैं पोटेंशियल डिवाइडर वाला तरीका कर रहा हूं. सो वी आउट शैल इक्वल्स टू R1 over R1 plus R2 into VN. ठीक है, मैं ये रेकमेंड करूंगा, ये याद कर लो. अब ज्यादातर इससे तो काफी आसानी से हो जाते हैं कुछ सवाल, तो आपको कुछ आसानी हो जाएगी. R1 क्या है हमारा? R1 या बेसिकली R1 क्या है? वो रजिस्टर है जिसकी आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो, मतलब जिसके ऊपर आप वोल्टेज कैलकुलेट करना चाह रहे हो. सो योर R1 इज 20 ohms. आगे यही सिखा रहा हूँ, वोल्टेज डिवाइडर वाला मेथड बोलते हैं इसको. जब एक बैटरी जो है या एक पावर सप्लाई जो है वो रेजिस्टर्स के क्रॉस लगी हुई हो सीरीज में, तो वोल्टेज डिवाइड होता जाता है. ठीक है, सो वी कॉल इट अ वोल्टेज डिवाइडर और अ पोटेंशियल डिवाइडर. And if you want to work out what is the voltage across any one resistor, you can do it through this formula. अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है आदिल? ये फॉर्मूला तुमसे ये बोलता है कि भाई R1 जो है, यानी न्यूमरेटर में जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टेंस होगी जिसका तुम वोल्टेज निकालना चाह रहे हो. अभी मैं निकालना चाह रहा हूँ 20 ओम वाली की वोल्टेज. और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस चाहिए. टोटल क्या हो जाएगी? 60 + 20, दोनों सीरीज में लगे हुए. सो 60 + 20 and then into your VN is 6 volts, यानी तुम जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हो वो 6 वोल्ट है. तुम इस तरीके से कर लोगे and you will get the value. I think this comes out to be a 1.5. ठीक है, मेथड में कुछ भी नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत आसान मेथड है. बेसिकली रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है इनटू दी वोल्टेज. जैसे आप करते हो ना भाई 20% ऑफ 100 क्या है, तो वो वैल्यू आएगी 20. तो इसी तरह आप एक तरीके से समझो कि भाई ये तुम परसेंटेज ले रहे हो रेजिस्टेंस की, यानी तुम फ्रैक्शन ले रहे हो रेजिस्टेंस का क्या है, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय द इनपुट वोल्टेज टू गेट दी कि उसके अक्रॉस कितना फ्रैक्शन पड़ रहा है, उस पर उसके अक्रॉस क्या वैल्यू पड़ रही है अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन. ठीक है, सो ये आपके पास आ गया 1.5 वोल्ट्स. अब क्या हमारे पास लिखा हुआ? जी मिसाल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो. मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने ये तरीका करवा दिया, अच्छा तरीका है, सीख लो. लेकिन इसको जरूरी नहीं है, अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट थ्रू द होल तरीका. यानी आप पहले VT = IT RT करो, आप टोटल वोल्टेज डालो, टोटल करंट निकालो टोटल रेजिस्टेंस की मदद से, यानी 60 + 20, आपके पास जो है वो आपकी टोटल करंट आ जाएगी. ये आ गया 6/60 + 20. ठीक है, और फिर तुम अपना वोल्टेज निकाल सकते हो IR करके, यानी हो जाएगा 6/60 + 20 एंड देन इनटू योर रेजिस्टेंस दैट इज 20. अब ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, यहां से तुम लोग बहुत आराम से देख सकते हो कि फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ है. ठीक है, बेसिकली अगर जरा गौर से देखोगे, ये करंट है. कैन यू सी दैट? वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये करंट है. और पर करंट इनटू द रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला बेसिकली ऐसे डिराइव हुआ है.
यानी मतलब ये उसी वर्किंग को एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म कंडेंस्ड वर्जन कर दे कि भाई बीच में आपको करंट निकालने का एक इंटरमीडिएट स्टेप ना करना पड़े, आप डायरेक्ट ही कर लो कैलकुलेशन। सो दिस वर्किंग एंड दिस वर्किंग, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ इस बात का फर्क है कि बीच में से वो करंट का निकालने का एक अलग स्टेप निकालने का खा गए। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट अबाउट द टेस्ट इज करेक्ट, any non-zero reading on the galvanometer means that the cell has an EMF 1.5 volts। मेरे ख्याल से ये सही लग रहा है, लेकिन चेक कर लेते फिर भी। The battery does not need to have an EMF of 6 volts। ये बैटरी अच्छा अच्छा, ये गलत होगा। अगर बैटरी को अगर हम 6 वोल्ट्स नहीं देंगे, ठीक है, अगर बैटरी ये हमारी 6 वोल्ट्स नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको 4 वोल्ट्स कर दूं, तो फिर यहाँ पे फिर 1.5 वोल्ट्स नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे भी उस प्रोपोर्शन आपसे डिक्रीज कर जाएगा, वो तुम निकाल सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिफरेंट वैल्यू आती है, सो दैट विल कम आउट टू बी रॉन्ग। दिस मस्ट बी 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट्स होगा तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट्स आएगा और फिर वो बराबर आएगा उसके, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, कुछ अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। The cell may be connected either way round between x and y। either way नहीं लगाया जा सकता, you cannot put it either way। ठीक है, और either way क्यों नहीं लगा सकते भाई, आपने नेगेटिव नेगेटिव मिलाना होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाने होते हैं। इफ यू मेस दैट अप देन वो सीरीज में हो जाएंगी बैटरीज, वो फिर ऐसा वो वाला काम नहीं करेंगे, सो इट इज रॉन्ग। आप अपनी मर्जी से घुमा के नहीं लगा सकते, आपको मेक श्योर करना है नेगेटिव नेगेटिव जो है वो दोनों के कोइंसाइड कर रहे हो, और पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो दोनों के कोइंसाइड कर रहे हो। The galvanometer does not need a scale calibrated in amperes। अच्छा, galvanometer को हाँ मतलब basically you do not need to do any calibration of any sort on the galvanometer। सिर्फ हमने बेसिकली ये देखना होता है कि नीडल क्या हमारी बीच में है, अगर बीच में है मतलब जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, उसका मतलब करंट जीरो है। if it is in volts or current amps or whatever, ठीक है, value in the exact middle means that there is no deflection, so you don't really need any values for, आपको graduations भी चाहिए की जरूरत नहीं होती, आपने बस ये देखना होता है कि सेंटर में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, so this is also correct। अच्छा अब A और D में क्या मसला है ना, how to choose between A and D, because any non, अच्छा any non zero लिखा हुआ है, सही है, ये भी गलत है। they're saying any non zero, not any non zero, any zero reading होती तो फिर वो दोनों बराबर, तो मैंने पहले गलत पढ़ा, सो इट इज एनी नॉन जीरो। सो इफ इट वर अ जीरो, अगर तो ये जीरो आएगा तो 1.5 बराबर है, अगर ये जीरो नहीं आ रहा तो फिर 1.5 बराबर नहीं है, इसका मतलब है दोनों के वोल्टेजेस डिफरेंट है। ठीक है, सो दैट इज रॉन्ग एंड डी इज करेक्ट। कोई ऑप्शन अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लो, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अच्छा आदिल, जब हम गैल्वेनोमीटर वाला मेथड करते हैं, अच्छा बाय द वे इस मेथड को बोला जाता है नल मेथड। ठीक है, कभी कभी ये भी आ जाता है कि कभी कभार एग्जाम में लिख देते हैं नल मेथड, तो नल मेथड आपको पता चाहिए कि नल मेथड इस मेथड को कहते हैं जहां पे आप करंट को जीरो करके देख रहे होते हैं। ठीक है जी, नल करना। ठीक है, अच्छा आदिल बेसिकली क्या है, जब हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं मेरा बच्चा, सो व्हाट वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन इज द फैक्ट कि भाई आपकी जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन जीरो, ठीक है, वो ना राइट की तरफ हो ना लेफ्ट की तरफ हो, एग्जैक्टली इन द मिडल हो। ठीक है, सो आदिल वी डोंट नीड एनी कैलिब्रेशन, हमें एम्पेयर्स में कैलिब्रेटेड हो ना हो, वोल्टेज में हो गैल्वेनोमीटर जो भी हो, हमारा मेन मकसद क्या है, उस नीडल की डिफ्लेक्शन को देखना। नीडल अगर लेफ्ट की तरफ है इसका मतलब इक्वल नहीं है, राइट की तरफ इसका मतलब इक्वल नहीं है, बीच में है इसका मतलब है कि इक्वल है, यानी 1.5 बराबर। सो आई डोंट नीड टू डू एनी कैलिब्रेशन, आई डोंट नीड एनी ग्रेजुएशन, आई डोंट नीड नथिंग, आई ओनली नीड इट टू बी इन द एग्जैक्ट मिडल, वो मेरा नल मेथड है। ठीक है, बाकी अगर ए बी सी में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आई विल क्लेरिफाई इट राइट नाउ, और अगर नहीं है तो मुझे बता दो, सो दैट वी कैन गो ऑन, पेपर खत्म होने को है बस। एक्चुअली two nucleides are different isotopes of the same element, which statement about the nucleides is correct? Neutral atoms of the nucleides have the same number of electrons, nuclei of nucleides have different number of protons, nuclei of the nucleides have the same number of nucleons, nuclei of the nucleides have the same number of electrons. The charge to mass ratio of a particle is given by the equation charge divided by mass। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और नहीं, न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियाइड्स वो होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जमा है न्यूक्लियाइड्स। वैसे तो मतलब बेसिकली इधर इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात की जा रही है न्यूक्लियाइड्स क्या है, बेसिकली वो दो अलग अलग उन एटम्स की बात की जा रही है, उनको बोला जा रहा है न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, टू न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट।
So two different atoms या two different nuclei are isotopes of the single element. न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई, बट इधर भी न्यूक्लियाइड्स को ऐसी फॉर्म उसी तरीके से इस्तेमाल किया है। कुछ होगा पता नहीं, अब इतनी इंग्लिश हमारी भी अच्छी नहीं है, क्या कहते हैं न्यूक्लियाई को। अच्छा, द वैल्यू ऑफ आर इज डिटरमाइंड फॉर एन अल्फा पार्टिकल, अ बीटा प्लस पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन पी, व्हिच लिस्ट शोज द पार्टिकल इन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो भाई किसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा चार्ज टू मास रेशियो और किसका सबसे कम छोटा होगा, ठीक है नी। सो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड सी बात है कि बीटा प्लस पार्टिकल का सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज का चार्ज +1 होता है, +1 e, लेकिन उसका मास होता ही नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, राइट, टू बी एग्जैक्ट, वरना हम कहते हैं नेग्लिजिबल मास है। सबसे बड़ा जिसका होगा एक्चुअली चार्ज टू मास रेशियो, वो किसका होगा, वो बीटा प्लस का होगा। यानी दोज ऑप्शंस आर करेक्ट व्हिच आर हैविंग द बीटा प्लस एट द एंड। ठीक है, हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं फिर भी। सो अल्फा का अगर मैं आर निकालूं तो अल्फा का आर कैसे निकलेगा, अल्फा का आर हमारे पास निकलेगा, इट इज 2e, या 2/4 कर लो, हम अभी ई और म्यू नहीं कर रहे, हम ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि सबका ही होगा। प्रोटॉन का आर क्या होगा, 1/1, और बीटा प्लस का आर क्या होगा, बीटा प्लस का आर हो जाएगा 1 वर्चुअली 0। ठीक है, 0 होता नहीं है, ये 9.1 इंटू 1031 होता है, तो ये तकरीबन इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा, ये 1 की तरफ आ जाएगा, और ये जो है वो आपके पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पेपर में क्यों ऐसे है, अच्छा ये जो है वो, हाँ हाँ, मैं 1840 ही होता है, 1840 ही होता है, बिल्कुल सही बोल रहा था हूँ रायमा। वो प्रिंट वो तो मैं जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करी ना, उधर से मोस्ट प्रॉब्ली वो पीडीएफ के अंदर जो सिंबल्स होते हैं ना, स्पेशल सिंबल्स, तो वो उसने उठाए नहीं। तुम्हारी हो सकता है इनकोडिंग डिफरेंट हो, तुम्हारी जो फॉलो कर रहा ना, तो उसने उठाया नहीं, कोई मसले की बात नहीं है, इसको ऐसे देख लो। ठीक है, क्या है फिर, ये है बी है। Which combination of up and down quarks forms a neutron UDD, that is your neutron। ठीक है, मेरे ख्याल से पहले 20 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन बाद के 20 क्वेश्चन में इतना कुछ खास पता ही चला, जल्दी भी हो गया पेपर। सो दैट इज द होल पेपर। कोई चीज पूछनी है या और कुछ समझना है तो रुक सकते हो, पूछ सकते हो।